नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम भारत में परिवार और विवाह यानी फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो इंडियन सोसाइटी की बिल्कुल आप कह सकते हैं बुनियाद हैं। इनके बिना समाज को समझना मुश्किल है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इंडिया में फैमिली का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या रहा है, आजकल उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और मैरिज से जुड़े लॉज कानून कैसे इवॉल्व हुए हैं। हमारे पास आईपी देसाई की एक क्लासिक स्टडी है और लेजिस्लेटिव हिस्ट्री मतलब कानूनों के बनने का जो इतिहास है उसके भी कुछ नोट्स हैं। मिशन है इन सोर्सेस से जो की इनसाइट्स हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो निकालना। बिल्कुल। और देसाई का काम हमें दिखाता है कि फैमिली सिर्फ वो नहीं जो एक छत के नीचे रहते हैं। मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। उसमें एक जॉइंटनेस की फीलिंग होती है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और फिर लीगल साइड है, कैसे कानून ने शादी की पूरी इंस्टीट्यूशन को, उसके मायने को बदला है। ये दोनों पहलू इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर से। और आईपी देसाई की जो स्टडी थी गुजरात के महुआ शहर पर 60 के दशक की शुरुआत में, उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई हो क्या रहा है परिवार के साथ। एग्जैक्टली। देसाई ने जॉइंटनेस मतलब परिवार कितना संयुक्त है, इसे सिर्फ ये देखकर नहीं नापा कि कितने लोग साथ रह रहे हैं, वो तो बस एक पहलू है। उन्होंने रिलीजन, ऑक्यूपेशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप, एजुकेशन लेवल, अर्बनाइजेशन का असर, किनशिप ऑब्लिगेशंस यानी रिश्तेदारों के प्रति जिम्मेदारियां, और हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन यानी घर में कौन कौन सदस्य हैं, इन सब को मिलाकर जॉइंटनेस को समझने की कोशिश की। और उनके लिए जॉइंटनेस कोई स्टैटिक चीज नहीं थी कि बस ये स्ट्रक्चर है तो है, बल्कि एक प्रोसेस था, एक साइकिल। हाँ, एक प्रोसेस था, एक हाउस होल्ड साइकिल का हिस्सा। बिल्कुल। मतलब परिवार समय के साथ बदलता है। सोचिए एक न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी बच्चे। जब बेटे की शादी होती है और वो पत्नी के साथ माँ बाप के घर ही रहता है, तो फैमिली जॉइंट हो जाती है। बिल्कुल। या अगर माँ बाप शादीशुदा बेटों के साथ रहने लगते हैं, फिर जब वही शादीशुदा बेटा मान लीजिए अपना अलग घर बसा लेता है, तो वो स्ट्रक्चर फिर न्यूक्लियर हो जाता है। ये चक्र चलता रहता है। ये स्ट्रक्चरल डायमेंशन है, कौन साथ रह रहा है। अच्छा। देसाई ने स्ट्रक्चर के आधार पर परिवारों को ब्रॉडली कैटेगराइज भी किया था। मुझे याद है कुछ 6 कैटेगरीज थी। हाँ, मोटे तौर पर 6 थी। जैसे सिर्फ पति पत्नी वाला घर, हाँ, अकेले रहने वाले लोग यानी यूनी मेंबर हाउस होल्ड्स, आजकल बड़े शहरों में काफी आम है ये। हाँ बिल्कुल। फिर पति पत्नी और बच्चे, इसमें वो शादीशुदा बेटे भी शामिल थे जिनके बच्चे नहीं थे, और अविवाहित बच्चे भी। फिर ये ग्रुप, और साथ में कुछ और रिश्तेदार जो जेनरेशन डेप्थ ना बढ़ाएं, जैसे बुआ या मामा साथ रह रहे हो। ओके। फिर 3 पीढ़ियों वाले परिवार, दादा पिता पोता टाइप, जो हम सोचते हैं क्लासिक जॉइंट फैमिली। हाँ, वो टिपिकल वाली। और बहुत रेयर 4 या उससे ज्यादा पीढ़ियों वाले। समझ गई। तो फोकस इसी हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन पर था। कितनी जनरेशंस हैं, लीनिएज कैसी है, और क्लासिफिकेशन की यूनिट घर या हाउस थी। एग्जैक्टली। और देसाई ने यह भी बताया कि ये स्ट्रक्चर बदलता क्यों है। 2 मेन कारण बताए, नेचुरल और सर्कमस्टेंशियल। नेचुरल कारण तो बड़े फेमिलियर से लगते हैं, जैसे घर में टेंशन्स बढ़ गई, भाइयों में नहीं बनी, या सास बहू में झगड़े हुए तो शादीशुदा भाई या बेटे अलग हो गए। हाँ बिल्कुल। या किसी अविवाहित बेटे की शादी हुई तो स्ट्रक्चर बदल गया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद अक्सर भाई प्रॉपर्टी बांटकर अलग हो जाते हैं। कभी कभी परिवार इतना बड़ा हो जाता है कि एक घर में रहना मुश्किल हो जाता है, जगह कम पड़ जाती है, खासकर शहरों के छोटे फ्लैट्स में। ये तो सच में हर घर की कहानी टाइप लगता है। हाँ, ये नेचुरल साइकिल का हिस्सा है, बहुत कॉमन है ये सब। और फिर सर्कमस्टेंशियल कारण होते हैं लाइफ के, कंटिंजेंट सिचुएशंस, यानी ऐसी परिस्थितियां जो प्लान्ड नहीं होती। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने मामा के साथ पला बड़ा और बड़े होकर जॉब लगने पर अपना अलग घर ले लिया, या घर में कोई दूर का रिश्तेदार रह रहा था, वो चला गया, या उसकी मृत्यु हो गई, या फिर परिवार का मुखिया बिजनेस या नौकरी के लिए अकेला दूसरे शहर चला गया। माइग्रेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, माइग्रेशन। गांव से शहर नौकरी के लिए जाने पर परिवार का स्ट्रक्चर बदल जाता है। कम से कम फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट तो बदल ही जाती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। देसाई सिर्फ स्ट्रक्चर पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि असली चीज़ है जॉइंटनेस की डिग्री, उसकी इंटेंसिटी, उसका ओरिएंटेशन।
मतलब लोग भले ही अलग अलग घरों में रह रहे हों, चाहे मीलों दूर हों, फंक्शनली वो कितने जुड़े हुए हैं, क्या जिम्मेदारियां निभाते हैं एक दूसरे के प्रति, ये बात है। बिल्कुल, यही कोर पॉइंट था उनकी स्टडी का। उन्होंने जॉइंटनेस का एक तरह का स्केल बनाया, 5 डिग्रीज बताई। 5 कौन कौन सी? पहली थी 0 डिग्री, मतलब कोई जॉइंटनेस नहीं, कंप्लीटली सेपरेट लाइज, कोई लेना देना नहीं। ओके। दूसरी लो डिग्री, इसमें सिर्फ बेसिक ऑब्लिगेशंस निभाना शामिल है, जैसे गांव में रह रहे माँ बाप को पैसे भेजना, त्योहारों पर मिलने आना, किसी की बीमारी या शादी में मदद करना। आजकल ये बहुत कॉमन है, स्पेशली माइग्रेंट पॉपुलेशन में। हाँ, ये तो बहुत दिखता है। तीसरी हाई डिग्री, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी ओनरशिप आ जाता है, जैसे पुश्तैनी जमीन या मकान है जिसके सब भाई मालिक हैं, भले ही रहते अलग अलग हों। अच्छा, प्रॉपर्टी का लिंक। चौथी हायर डिग्री, इसमें जॉइंटनेस और ज्यादा होती है, शायद रेगुलर फाइनेंशियल हेल्प, बच्चों की पढ़ाई या शादी के बड़े फैसलों में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शामिल हो। हाँ। और पांचवी हाईएस्ट डिग्री, ये है ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली, एक छत के नीचे रहना, प्रॉपर्टी कॉमन होना, रसोई एक होना, साझा चूल्हा, सारे फैसले मिलकर लेना, वो एकदम आदर्शवादी इमेज जो फिल्मों में दिखती है। समझ गए। और देसाई का जो फाइंडिंग था महुआ को लेके, वो तो कमाल का था। उन्होंने पाया कि वहां ज्यादातर परिवार, करीब 61%, स्ट्रक्चरली तो न्यूक्लियर थे, यानी पति पत्नी और बच्चे एक घर में रह रहे थे, पर फंक्शनली वो जॉइंट थे। एग्जैक्टली, यही सबसे चौंकाने वाली बात थी। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। परिवार बाहर से छोटे होकर भी अंदर से मजबूती से जुड़े हो सकते हैं। मतलब काम वो जॉइंट फैमिली की तरह ही कर रहे थे, जुड़े हुए थे। सिर्फ 5% परिवार ऐसे थे जिनमें बिल्कुल जॉइंटनेस नहीं थी, 0 डिग्री। बाकी सब में अलग अलग डिग्रीज की जॉइंटनेस थी। 27% में लो, 17% में हाई, 30% में हायर और 21% में हाईएस्ट डिग्री। वाओ! तो ये दिखाता है कि लोगों का बिलीफ सिस्टम, उनका वैल्यू सिस्टम अभी भी जॉइंट फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है, भले ही प्रैक्टिकल कंडीशंस जैसे नौकरी के लिए माइग्रेशन, शहरों में जगह की कमी उन्हें स्ट्रक्चरली अलग रहने पर मजबूर कर दे। फैमिली सिर्फ एक ढांचा नहीं है, वो एक इंटरैक्शनल यूनिट है। उसमें एज, जेंडर, किनशिप स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पावर डायनामिक्स, ससुराल पक्ष का स्टेटस, ये सब मिलकर रिश्तों को शेप करते हैं। इसे सिर्फ लीगल टर्म्स में नहीं समझ सकते कि प्रॉपर्टी किसके नाम है। हाँ, और परिवार के अंदर के नॉर्म्स भी तो इम्पोर्टेंट है। डेफरेंस और एटिकेट, यानी बड़ों का आदर कैसे करना है, किससे कैसे बात करनी है। अथॉरिटी स्ट्रक्चर, घर का मुखिया कौन है, उसके क्या अधिकार हैं, सदस्यों के राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं, कॉमन टास्क्स कैसे परफॉर्म होते हैं, जैसे गांव में खेती में सब मिलकर काम करते हैं या शहर में भी घर के काम कौन करेगा, ये सब जॉइंटनेस का हिस्सा है। बिल्कुल। और हाँ, रीजनल वेरिएशंस भी होते हैं। शायद नॉर्थ इंडिया में जॉइंट फैमिलीज का प्रोपोर्शन साउथ इंडिया से अलग हो, या रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज से, ये भी देखना होता है। देसाई की स्टडी से एक और सरप्राइजिंग बात निकली थी कि हायर एजुकेशन जॉइंट फैमिली सिस्टम को कमजोर नहीं करती। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग था। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख कर लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते होंगे, अपनी प्राइवेसी चाहेंगे, अलग रहना पसंद करेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन देसाई ने पाया कि हायर एजुकेशन अक्सर अपर और अपर मिडिल कास्ट्स में ज्यादा कॉमन थी, और जॉइंट फैमिली भी उन्हीं ग्रुप्स में लोअर कास्ट क्लास की तुलना में ज्यादा पाई जाती थी। अरे, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या एजुकेशन जॉइंटनेस को सपोर्ट करती है? डायरेक्टली सपोर्ट कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। शायद एजुकेटेड लोग फंक्शनल जॉइंटनेस को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन सिस्टमैटिक हो। फंक्शनली देखें तो जॉइंटनेस है क्या? करीबी रिश्तेदारों, क्लोजेस्ट किन्समैन के बीच ऑब्लिगेशंस का एक स्ट्रक्चर ही तो है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का ताना बाना। पढ़े लिखे लोग शायद इन ऑब्लिगेशंस को निभाने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं, भले ही फिजिकली साथ न रहें। ओके, ये तो हुई देसाई की बात, महुआ की स्टडी बहुत इंसाइटफुल है। अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। पूरी दुनिया में फैमिली स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो काफी फंडामेंटल चेंजेस आए हैं। हाँ, वहां तो हाई डिवोर्स रेट्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, सेम सेक्स मैरिज लीगलाइजेशन, सिंगल पेरेंट फैमिलीज का बढ़ना, फैमिली की डेफिनेशन ही चैलेंज हो रही है एक तरह से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और उससे जुड़ी मटेरियल कल्चर को इसका बड़ा कारण माना जाता है। बिल्कुल। भारत जैसे देशों में, जिन्हें डेवलपिंग कहा जाता है, बदलाव उतने रैडिकल या कह लीजिए खतरनाक स्तर पर नहीं है, पर हो जरूर रहे हैं। शायद थोड़े स्लो पेस पर डायरेक्शन वही है।
एक बड़ा ट्रेंड है हाउस होल्ड साइज का कम होना। हाँ, ये तो दिखता है। पहले की जॉइंट फैमिलीज में कई पीढ़ियों के लोग, कई भाई अपने परिवारों के साथ, चाचा ताऊ सब एक बड़े कुनबे की तरह रहते थे। अब 3 पीढ़ियों से ज्यादा का एक साथ मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। और कपल्स भी अब हम दो हमारे दो या आजकल तो हम दो हमारा एक पर ज्यादा फोकस करते हैं। फैमिली प्लानिंग का असर साफ है। और न्यूक्लियर फैमिलीज तेजी से बढ़ रही हैं, खासकर शहरों में। वजह वही है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण, जॉब्स के लिए गांव से शहर माइग्रेशन। हाँ, शहरों में रहने की जगह कम है, लाइफस्टाइल तेज है, एनोनिमिटी ज्यादा है, तो लोग अक्सर अपनी इमीडिएट फैमिली, पति पत्नी और बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं या मजदूर होते हैं। फिर इंडिविजुअलिज्म और इंडिपेंडेंस जैसी वैल्यूज का जोर भी बढ़ रहा है। शायद इमोशनल बॉन्ड्स भी अब उतने वाइड नेटवर्क में ना होकर इमीडिएट फैमिली तक ज्यादा सिमट रहे हैं। सही बात है। और बढ़ती डिवोर्स रेट और सिंगल मेंबर हाउसहोल्ड्स भी इसी ट्रेंड का हिस्सा हैं। पहले तलाक एक स्टिग्मा था, अब लीगल प्रोसेस है और सोशल एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? फंक्शनली भी बड़े बदलाव आए हैं। हाँ, फंक्शनली भी। पुराने जमाने में ट्राइबल और एग्रेरियन सोसाइटीज में परिवार ही यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था। मतलब प्रोडक्शन का काम परिवार में ही होता था। जैसे खेती करनी है, कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना है, लोहार या बढ़ई का काम करना है, सब परिवार मिलकर करता था। इकोनॉमिक सर्वाइवल पूरी तरह फैमिली पर डिपेंडेंट था। जो कमाया वो फैमिली का था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ये पूरा सिस्टम बदल दिया। फैक्ट्रीज लगी, शहरों में नई तरह की जॉब्स आईं। हाँ, तो लोग अपने ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशंस छोड़कर वेज लेबर या सैलरीड जॉब्स में चले गए। अब इनकम इंडिविजुअल को मिलती है, फैमिली यूनिट को नहीं। इससे परिवार पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम हो गई, लोग आर्थिक रूप से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। और साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कई दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप हुए। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रिक्रिएशनल क्लब्स, डे केयर सेंटर्स, ओल्ड एज होम्स। अच्छा, हाँ, ये भी है। इन्होंने वो बहुत सारे सोशल फंक्शंस ओवरनेम कर लिए, मतलब अपने ऊपर ले लिए, जो पहले सिर्फ परिवार निभाता था। बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, यहाँ तक कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी अब एक्सटर्नल एजेंसीज आ गई हैं। तो परिवार का रोल अब प्रोडक्शन यूनिट से हटकर कंजम्पशन यूनिट और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है। एग्जैक्टली। परिवार अब वो जगह है जहां आप चीजें कंज्यूम करते हैं और दिन भर की भागदौड़ के बाद इमोशनल कंफर्ट ढूंढते हैं। एक इमोशनल हेवन बन गया है। अच्छा, अब आते हैं मैरिज पर। जो पुराने हिंदू शास्त्र थे, उनमें मैरिज को लेकर कई बिलीव्स, वैल्यूज, आइडियल्स और रूल्स बताए गए थे। जैसे विवाह एक पवित्र संस्कार है, जन्म जन्मांतर का बंधन है वगैरह। हाँ, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। लेकिन समय के साथ इनमें से कई बातों का ओरिजिनल मीनिंग या तो खो गया या बदल गया, और इस वजह से हिंदू विवाह सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, विधवाओं की दयनीय स्थिति, पॉलीजिनी यानी एक पुरुष की कई पत्नियां, और दहेज की समस्या। हाँ, ये कुरीतियां थीं जो समाज में आ गई थीं। फिर 19वीं सदी में समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह ने इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। फिर ब्रिटिश रूल के दौरान और आज़ादी के बाद कानून बनाकर हिंदू विवाह सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई। ये लॉज मुख्य रूप से इन चीजों पर फोकस करते थे। किन चीजों पर? एक तो शादी की उम्र, एजेड मैरिज। दूसरा, जीवन साथी चुनने का दायरा, फील्ड ऑफ मेट सिलेक्शन, कौन किससे शादी कर सकता है। तीसरा, कितने जीवन साथी रख सकते हैं, नंबर ऑफ स्पाउसेस, मोनोगमी वर्सेस पॉलीगमी। चौथा, शादी को खत्म करने का तरीका यानी डिवोर्स। पांचवा, दहेज, डाउरी। और छठा, पुनर्विवाह, खासकर विधवाओं और तलाकशुदा लोगों के लिए। तो इन कानूनों से मोटे तौर पे क्या बदलाव आए? पहली बात, सती जैसी इनह्यूमन प्रैक्टिस को लीगली अबॉलिश किया गया। हाँ, वो सबसे पहला और बड़ा कदम था। दूसरा, चाइल्ड मैरिज को रोका गया और मिनिमम एज तय की गई। तीसरा, मेट सिलेक्शन के रूल्स क्लियर हुए। इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन मिली। रजिस्टर्ड मैरिजेस का ऑप्शन आया। हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट जैसी चीजें आई। चौथा, मोनोगमी को नॉर्म बनाया गया। हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन, सिख्स के लिए बिगमी, पोलिजिनी को इलीगल किया गया। पांचवा, डिवोर्स को लीगली पॉसिबल बनाया गया। मेन और वुमेन दोनों के लिए कंडीशंस तय हुई। और छठा, रीमैरिज, खासकर विडोज और डिवोर्सीज के लिए लीगली अलाउड हुआ। बिल्कुल। चलिए कुछ मेजर एक्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले द प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1829। ये पतिव्रता के एक्सट्रीम आइडियलाइजेशन का नतीजा था। राजा राम मोहन रॉय के जबरदस्त कैंपेन के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे इलीगल डिक्लेयर किया। विधवा को जिंदा जलाना या दफनाना कल्पेबल होमिसाइड माना गया। ये एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म था। हाँ, वाकई में। फिर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ये सती एक्ट का ही एक्सटेंशन था। विधवाओं की कंडीशन बहुत खराब थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को लीगल वैलिडिटी दी। इससे उन्हें दोबारा नॉर्मल लाइफ जीने का हक मिला। ये भी बहुत जरूरी था। फिर आया द सिविल मैरिज एक्ट 1872, जिसे बाद में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ने रिप्लेस किया। इसने मैरिज को सिर्फ एक सैक्रेमेंट यानी संस्कार ही नहीं बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी देखा। अच्छा, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए रास्ता खोलता था। इसमें किसी रिलीजियस सेरेमनी की जरूरत नहीं थी, बस मैरिज ऑफिसर के सामने रजिस्टर कराना होता था, 1 महीने के नोटिस पीरियड और 2 विटनेसेस के साथ। ये उन कपल्स के लिए एक लाइफलाइन बना जो परिवार या समाज के दबाव के खिलाफ जाकर शादी करना चाहते थे। ये तो बहुत प्रोग्रेस था। और फिर द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। इसने पहली बार लीगली मिनिमम एज फॉर मैरिज फिक्स की। लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 14 साल। ये 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। ये चाइल्ड मैरिज रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, हालांकि एनफोर्समेंट एक चैलेंज रहा हमेशा। और फिर 1978 में शारदा एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, जिसने एज लिमिट बढ़ाकर लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी। ये एज लिमिट आज भी लागू है। हाँ, ये करंट लीगल एज है। वायलेशन पर सजा का प्रावधान है दूल्हे को, पेरेंट्स गार्डियंस को, यहाँ तक कि शादी कराने वाले पंडित या मौलवी को भी। इंटरेस्टिंगली, कानून महिला को जेल की सजा नहीं देता। हाँ, उन्हें शायद विक्टिम की तरह देखा जाता है इसमें। अब आते हैं सबसे लैंडमार्क लेजिस्लेशन पर, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये 18 मई 1955 को लागू हुआ और इसने हिंदू विवाह कानून को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अच्छा, कैसे? ये उस समय जे.एंड.के की छोड़कर पूरे इंडिया पर लागू था और इसमें सिर्फ हिंदूज ही नहीं बल्कि बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स और शेड्यूल कास्ट भी शामिल थे। इसने मैरिज, डिवोर्स, सेपरेशन, मेंटेनेंस सबके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस दिए। एक सिंगल कोड बन गया एक तरह से। इस एक्ट के तहत एक वैलिड हिंदू मैरिज की कंडीशंस क्या हैं, ये जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, देखिए, पहली शर्त है मोनोगमी। शादी के समय किसी भी पार्टी का कोई जीवित स्पाउस नहीं होना चाहिए। मतलब पहली शादी लीगली डिसॉल्व हुए बिना दूसरी शादी इलीगल है, बिगमी। ठीक है। दूसरी, मेंटल कैपेसिटी। कोई भी पार्टी शादी के समय अनसाउंड माइंड की वजह से वैलिड कंसेंट देने में इनकेपेबल ना हो या मेंटल डिसऑर्डर से सफर ना कर रहा हो जिससे वो मैरिज और प्रोक्रिएशन के लिए अनफिट हो या रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी का शिकार ना हो। बेसिकली मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए। ओके। तीसरी, एज। लड़की की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल पूरी हो चुकी हो एज पर द 1978 अमेंडमेंट। हाँ, जो शारदा एक्ट में बढ़ाई गई थी। एग्जैक्टली। और चौथी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। पार्टीज एक दूसरे के सपिंडा ना हो या प्रोहिबिटेड डील ऑफ रिलेशनशिप में ना आते हों जब तक कि उनका कस्टम या यूसेज इसे अलाउ ना करता हो। सपिंडा रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन से जुड़ा है, इंसेस्ट टैबू को इन्फोर्स करता है। समझ गई, ये 4 मेन कंडीशंस हैं। बिल्कुल। और इस एक्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था डाइवोर्स का प्रोविजन लाना। इसने स्पेसिफिक ग्राउंड्स बताए जिन पर डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है, जैसे अडल्ट्री, क्रूअल्टी, डिजर्शन मतलब 2 साल से ज्यादा छोड़ देना, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, इनक्योरेबल मेंटल और फिजिकल एलिमेंट्स, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संन्यास लेना या 7 साल से लापता होना। और इसने पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए डिवोर्स के लिए। क्रूशियली, हाँ, इससे मेन और वुमेन को इक्वल राइट दिया डिवोर्स सीक करने का। अच्छा। पहले हिंदू पर्सनल लॉ में पति के लिए पत्नी को छोड़ना आसान था, पर पत्नी के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। बाद में 1976 और 1986 में अमेंडमेंट्स हुए जिनसे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब जब शादी बचने लायक ही ना रहे, और म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति को भी डिवोर्स का ग्राउंड बनाया गया, जिससे प्रोसेस थोड़ा सिंपलर हुआ। अच्छा, म्यूचुअल कंसेंट वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्ट में जुडिशियल सेपरेशन, अलग रहना बिना डिवोर्स के, और मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता का भी प्रावधान है। ये एक्ट इंटरकास्ट मैरिजेस को भी एक्सप्लिसिटली परमिट करता है और ओवरऑल जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है। और आखिर में द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दहेज की समस्या। हाँ,
हाँ, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए लाया गया। ये मुस्लिम्स पर लागू नहीं होता, उनके लिए अलग पर्सनल लॉ है। इसने दहेज देना या लेना दोनों को अपराध बनाया। लेकिन क्या ये इफेक्टिव रहा? अक्सर सुनते हैं कि ये चलता रहता है। शुरुआत में इसमें कुछ लूपहोल्स थे, जैसे गिफ्ट्स के नाम पर लेन देन चलता रहता था, पेनल्टीज भी कम थी। लेकिन 1984 और 1986 में इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए। इसे और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया। डाउरी डेथ सेक्शन 304 BIPC और क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स सेक्शन 498 IPC जैसे प्रोविजंस जोड़े गए, जो डाउरी रिलेटेड हैरासमेंट और वायलेंस से डील करते हैं। इन लॉज का इम्पैक्ट मिक्स्ड रहा है। डाउरी डिमांड अभी भी होती है, लेकिन लीगल रिकॉर्स अवेलेबल है और अवेयरनेस बढ़ी है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? इन सारे लॉज ने हिंदू मैरिज को डेफिनेटली रिफॉर्म किया है। सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगनी जैसी चीजें खत्म हुई हैं। मेड सिलेक्शन के ऑप्शंस बढ़े हैं, वुमेन को ज्यादा राइट्स मिले हैं, स्पेशली डिवोर्स और मेंटेनेंस में। सही कहा। इसमें कोई शक नहीं कि इन कानूनों ने हिंदू विवाह को कई तरह से प्रभावित किया है, कई विसंगतियों को दूर किया है। लेकिन ये भी सच है कि लॉज ने मैरिज को पूरी तरह से कोल्ड लीगल कॉन्ट्रैक्ट में रिड्यूस नहीं कर दिया है। हाँ, मतलब वो सेंटिमेंट अभी भी है। बिल्कुल। मैरिज से जुड़े जो कोर हिंदू बिलीफ्स और वैल्यूज हैं, परिवार का महत्व, रिश्तों की पवित्रता, ऑब्लिगेशंस, वो अभी भी काफी हद तक जीवित हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हटाकर कानून ने शायद इन कोर वैल्यूज को और स्ट्रेंथन ही किया हो। लीगल फ्रेमवर्क बदला है, पर सोशल और इमोशनल सिग्निफिकेंस अभी भी बहुत डीप है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा भारत में परिवार और विवाह पर। देसाई की स्टडी से लेकर कानूनी बदलावों तक काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, और ये दिखाता है कि सोशल स्ट्रक्चर्स कितने डायनेमिक होते हैं, कैसे वो कानून, इकोनॉमी और इंडिविजुअल चॉइसेस से लगातार शेप होते रहते हैं। ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम परिवार पर विधानों के प्रभाव, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेशंस ऑन फैमिली, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे भारतीय परिवार और विवाह से जुड़े कानूनों और सामाजिक बदलावों पर कुछ अंश हैं, मतलब एक्सर्प्ट्स हैं। तो इनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कानून ने फैमिली लाइफ को, खासकर हिंदू परिवार के ताने बाने को कैसे बदलने की कोशिश की है, और कितना बदला है ये भी देखना होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, कानून बनाने का एक मकसद तो होता है समाज को दिशा देगा, उसे बदलना। तो यहाँ हमारी मिशन ये समझने की है कि कैसे इन कानूनों ने परिवार की जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर थी, खासकर जेंडर इक्वालिटी और परिवार के अंदर लोगों के इंडिविजुअल राइट्स को लेकर, उसे कितना बदला। सही। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कानून कागज पर क्या कहता है और असल जिंदगी में क्या होता है। अक्सर जमीन आसमान का फर्क दिखता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थियरी और प्रैक्टिस में हमेशा गैप रहता है। सबसे पहली और मोटी बात जो इन सोर्सेस से निकल कर आती है वो ये कि कानून ने कम से कम सिद्धांत में लैंगिक भेदभाव, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, को खत्म करने की कोशिश की। हाँ, ये एक बड़ा थीम है। जैसे पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में परिवार के सभी सदस्यों को बराबर का अधिकार दिया। पहले कहाँ था ऐसा? हाँ, पहले तो बिल्कुल नहीं था, खासकर बेटियों के लिए। हाँ, उन्हें तो पराया धन मानकर संपत्ति से एक तरह से बाहर ही रखा जाता था। सही बात है। तो ये बराबरी का अधिकार लाना एक बड़ा कदम था। बिल्कुल। और सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, शादी, तलाक यानी डाइवोर्स, माता पिता की संपत्ति का आनंद लेना, एंजॉयमेंट ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी, इन सब मामलों में भी बिना लिंग भेद के सबको बराबर अधिकार और अवसर, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज देने की बात कही गई। मतलब कानून की नजर में बेटा बेटी एक समान। हाँ, कागज पर तो यही है। और हाँ, महिलाओं के घर से बाहर निकलकर काम करने के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात भी कानून करता है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि महिलाओं के नौकरी के हितों, जॉब इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए भी बाकायदा कानून है। आप सोचिए, 50-60 साल पहले किसी मिडिल क्लास परिवार की बहू का नौकरी करना कितना बड़ा मुद्दा बन जाता था। हाँ, बहुत बड़ा टैबू था। आज भी दफ्तरों में महिलाओं की तादाद बढ़ी है, लेकिन वो घर और काम के बीच का जगल, वो आज भी उतना ही मुश्किल है। शायद कानून इस हकीकत को पूरी तरह एड्रेस नहीं कर पाया है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, कानून ने महिलाओं की लाचारी, हेल्पलेसनेस और कमजोरियों, वीकनेसेस का दूसरों द्वारा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए विशेष सुरक्षा, स्पेशल प्रोटेक्शन देने की भी कोशिश की है। अच्छा। देखें, समाज में एक पावर स्ट्रक्चर हमेशा काम करता है, जहां जो वल्नरेबल होता है उसका फायदा उठाने वाले भी होते हैं। हाँ, ये तो है। कानून यहाँ एक ढाल की तरह काम करने की कोशिश करता है, एक सेफ्टी नेट बनाने की। असल में इन सभी कानूनी बदलावों का एक बड़ा मकसद था
संयुक्त परिवारों जॉइंट फैमिलीज पर जो पितृसत्तात्मक मूल्यों पैट्रियार्कल वैल्यूज की गहरी पकड़ थी उसे ढीला करना। हाँ, वो जो घर का मर्दी सब तय करेगा वाली सोच। एग्जैक्टली उसे चुनौती देना, महिलाओं को समान अवसर, विशेषाधिकार प्रिविलेजेस, अधिकार राइट्स और सुविधाएं फैसिलिटीज देकर ये बदलाव लाने की कोशिश की गई। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज लाने का प्रयास था जिसके रिपल्स हम आज भी समाज में महसूस करते हैं, कभी पॉजिटिव कभी टेंशन भरे। बिल्कुल। चलिए अब कुछ खास कानूनों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हिंदू पारिवारिक जीवन पर सीधा असर डाला। जैसे ये काफी पुराना एक्ट है, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874। हाँ, 1874 का बहुत पुराना। इसने महिलाओं को न केवल उनके स्त्री धन पर, यानी वो पैसा गहने सामान जो शादी के वक्त मायके से मिलता है, हाँ, जो उनका अपना माना जाता था, माने के हिसाब से बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ एक कदम। फिर एक और दिलचस्प एक्ट है गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930। अच्छा, ये क्या था? इसके हिसाब से अगर जॉइंट फैमिली का कोई सदस्य अपनी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशनल अटेनमेंट, अपनी काबिलियत के दम पर कोई इनकम या प्रॉपर्टी बनाता है तो उस पर उसका अपना पर्सनल हक होगा। ओह, इंटरेस्टिंग। सोचिए, जैसे किसी गांव के लड़के ने खूब मेहनत करके शहर में इंजीनियरिंग की अच्छी नौकरी लगी, तो उसकी कमाई पर उसका हक है, ना कि पूरे कुनबे का। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने इंडिविजुअल राइट्स को बढ़ावा दिया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। क्या? इसने कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों में संपत्ति के प्रति व्यक्तिगत रुचि, पर्सनल इंटरेस्ट को हवा दी। इससे परिवार का जो कलेक्टिव इंटरेस्ट था, सब कुछ साझा है वाली जो भावना थी, उसे धक्का लगा। अच्छा, हाँ। कोर आइडिया के लिए एक सटल चैलेंज था जिसने धीरे धीरे इंडिविजुअलिज्म को फ्यूल किया। हाँ, ये बात तो है। परिवारों में बंटवारे की नौबत शायद इसी मेरी कमाई वाली सोच से ज्यादा आती होगी। हो सकता है। फिर आया द हिंदू विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। हाँ, 1937 का। इसने विधवा महिला को उसके मृत पति की संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्सा, इक्वल शेयर दिया। ये बहुत जरूरी था। हाँ, और अगर पति की मौत के वक्त संपत्ति जॉइंट और अविभाजित अनसेपरेटेड थी तो पत्नी को उसमें वही हिस्सा मिलेगा जो उसके पति का होता। ये विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम था, वरना उनकी हालत बहुत खराब हो जाती थी। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हाँ, ये तो लैंडमार्क है। ये तो सच में लैंडमार्क एक्ट है। इसने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी दिया। सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि बेटी को पिता की संपत्ति में भाइयों के बराबर अधिकार मिला, बराबरी का हक। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। साथ ही विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति में अपने बेटों और बेटियों के बराबर हिस्सा मिला। इसने सदियों से चली आ रही परंपरा को सीधे सीधे पलट दिया। बिल्कुल। और इस कानून ने स्त्रीधन और गैर स्त्रीधन के बीच का कानूनी फर्क भी खत्म कर दिया। अब संपत्ति बस संपत्ति थी और महिलाओं का उस पर पुरुषों के बराबर क्लेम था। बेशक इस एक्ट ने परिवार में महिलाओं की स्थिति, पोजीशन ऑफ वुमेन को मजबूत किया, उन्हें बार्गेनिंग पावर दी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जमीनी हकीकत में इसे लागू करवाना आज भी एक चैलेंज है। हाँ, ये तो सुनते ही हैं। कितने ही किस्से सुनते हैं जहां भाइयों ने बहन को बहला फुसलाकर या दबाव डालकर उसका हिस्सा छुड़वा दिया। सही बात है। परिवारों में प्रॉपर्टी को लेके जो तनाव, झगड़े, कोर्ट केस बढ़े हैं, उसमें इस एक्ट की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये दिखाता है कि कानून बनाना एक बात है और सामाजिक सोच बदलना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल सही कहा। अब उन कानूनों की बात करते हैं जो महिलाओं के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं, खासकर वर्क प्लेस पर, जैसे द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। हाँ, ये तो काफी जाना माना है। हाँ, ये तो आजकल काफी कॉमन है। नौकरी करने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ मिलता है। हमारे स्रोत में लिखा है सैलरी के साथ 2 महीने की मैटरनिटी लीव। हाँ, सोर्स में 2 महीने, अभी शायद 6 महीने हो गया है, पर हम सोर्स से ही बात कर रहे हैं। हाँ, सोर्स के हिसाब से ये वर्किंग मदर्स के लिए कितना बड़ा सपोर्ट है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। फिर द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। हाँ, समान काम समान वेतन। ये कहता है कि एक ही जैसे काम के लिए मर्द और औरत की सैलरी में फर्क नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सुनने में कितना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन असलियत में आज भी जेंडर पे गैप एक कड़वी सच्चाई है, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या जहां ट्रांसपेरेंसी कम है। हाँ, वहां तो बहुत मुश्किल है। कानून अपनी जगह है, पर एनफोर्समेंट और मानसिकता बदलना बाकी है। बिल्कुल।
और द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1976 भी है। हाँ, फैक्ट्रीज के लिए। इसमें फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के लिए काफी प्रोविजंस हैं, जैसे काम के घंटे, वर्किंग आवर्स तय करना, हफ्ते में एक दिन आराम, वीकली रेस्ट, साफ सफाई, क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, टेम्परेचर का ध्यान रखना, फर्स्ट एड, रेस्ट रूम्स वगैरह। बेसिक सुविधाएं। हाँ, ये सब बेसिक चीजें हैं जो किसी भी इंसान के लिए जरूरी हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बच्चों के लिए क्रेचेस की व्यवस्था करना, अगर फैक्ट्री में 30 या उससे ज्यादा महिलाएं काम करती हों। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये कितना जरूरी है ताकि महिलाएं बेफिक्र होकर काम कर सकें। साथ ही महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट्स, काम के मैक्सिमम घंटे तय करना और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच उन्हें काम पर न लगाना, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ये सब दिखाता है कि कानून ने महिलाओं की स्पेसिफिक नीड्स और सेफ्टी कंसर्न्स को एक्नॉलेज करने की कोशिश की है। सही है। अब आते हैं उन कानूनों पर जो महिलाओं के शोषण, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बनाए गए, जैसे द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हाँ, इसमें 2 बातें हैं। हाँ, इसके 2 हिस्से हैं। हाँ। एक, अगर पति पत्नी को छोड़ दे, डिजर्ट कर दे या बुरा बर्ताव करे तो पत्नी उससे गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस अलाउंस मांग सकती है। आर्थिक सुरक्षा के लिए। हाँ। दूसरा, इसी एक्ट ने महिलाओं को बच्चा गोद लेने, अडॉप्टेड चाइल्ड का अधिकार दिया, चाहे वो शादीशुदा हो, विधवा हो या अकेली हो। ये गोद लेने वाला अधिकार पारंपरिक सोच पर एक बड़ा हमला था। हाँ, पहले शायद सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे। हाँ, पहले सिर्फ पुरुष ही गोद ले सकते थे। इसने महिलाओं को परिवार बनाने के नए रास्ते दिए, उनकी ऑटोनॉमी बढ़ाई। मेंटेनेंस का अधिकार भी उन्हें आर्थिक रूप से थोड़ी सुरक्षा देता है। हालांकि कितना मिलता है और कब मिलता है ये अक्सर अदालती लड़ाई का मुद्दा बन जाता है। हाँ, वो तो है। फिर है द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। ये ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। हाँ, नाम से ही साफ है, ये महिलाओं और लड़कियों को किडनैप करके या बहला फुसलाकर वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के खिलाफ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और ये कानून उससे लड़ने का एक हथियार है। बिल्कुल। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। एमटीपी एक्ट। हाँ, ये महिलाओं को कुछ शर्तों के तहत रजिस्टर्ड डॉक्टर से गर्भपात, अबॉर्शन करवाने की इजाजत देता है। स्रोत के मुताबिक अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम हो। हाँ, सोर्स में 12 हफ्ते हाँ। है। इसमें भी बाद में काफी बदलाव हुए हैं, लिमिट्स बढ़ाई गई हैं। हाँ, लेकिन सोर्स के हिसाब से 12 हफ्ते। और कुछ खास वजह हो, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी जारी रखने से माँ की जान को खतरा हो या उसके फिजिकल या मेंटल हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंच सकता हो। हाँ, या अगर प्रेगनेंसी रेप का नतीजा हो या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हुई हो। ये बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी कानून है जो महिलाओं को रिप्रोडक्टिव राइट्स देता है, उनके शरीर पर उनका अधिकार मानता है। हालांकि इसकी शर्तें और समाज का नजरिया इसे आज भी कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। ये रेप लॉज को लेकर था। हाँ, इसने रेप और यौन हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस से जुड़े कानूनों को सख्त बनाया। महिलाओं को आपराधिक हमलों से बचाने की दिशा में ये एक कदम था, जरूरी कदम था। और आखिर में द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। फैमिली कोर्ट्स। हाँ, इसका मकसद था पारिवारिक झगड़ों जैसे तलाक, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी के लिए अलग अदालतें बनाना। कोशिश ये थी कि इन कोर्ट्स का माहौल थोड़ा कम फॉर्मल हो, सुलह समझौते पर जोर दिया जाए और मामलों का निपटारा जल्दी हो। अच्छा। साथ ही परिवार की प्राइवेसी भी बनी रहे। ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स पारिवारिक मसलों की बारीकियों को बेहतर समझने में मदद करती हैं, क्योंकि जजों को इन मामलों का अनुभव होता है। हाँ, ये तो अच्छा सोचा गया था। तो ये थे कुछ मुख्य कानून और उनका असर। अब जरा हिंदू विवाह की अवधारणा को समझते हैं, जिस पर ये कानून असर डाल रहे थे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। समाजशास्त्री नजरिए, सोशोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो हिंदू विवाह सिर्फ एक मर्द और औरत का साथ रहना नहीं है, जिसे समाज ने मंजूरी, सोशल सैंक्शन दे दी हो। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स मामला है। बिल्कुल। इसमें एक मजबूत धार्मिक, रिलीजियस और कहीं तो दिव्य, डिवाइन पहलू जुड़ा हुआ है। पारंपरिक हिंदू सोच में शादी का मकसद सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं, बल्कि ये व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का एक जरिया है। अच्छा। इसे एक पवित्र बंधन, सेक्रेड बॉन्ड, एक संस्कार माना जाता है, कुछ ऐसा जो अटूट है। हाँ, जैसे के.एम. कपाड़िया कहते हैं कि हिंदू विवाह एक सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, जिसका लक्ष्य है
धर्म, धर्मा का पालन करना यानी अपने कर्तव्यों को निभाना। संतानोत्पत्ति, प्रोक्रिएशन, खासकर पुत्र पैदा करना ताकि वंश चले। यौन सुख, सेक्सुअल प्लेजर पाना। और कुछ दूसरे सामाजिक और पारिवारिक दायित्व, ऑब्लिगेशंस पूरे करना। ये 3 मुख्य लक्ष्य बताए गए हैं। हाँ। धर्म, प्रजा, रति और कुछ ऑब्लिगेशंस भी। हाँ। और पीएच प्रभु के मुताबिक शादी का प्राइमरी एम है पारिवारिक जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ फैमिली लाइफ बनाए रखना। पारंपरिक मान्यता तो यहाँ तक है कि ये पति पत्नी का एक अटूट बंधन, इनडिसॉल्युबल बॉन्ड है जो मरने के बाद भी बना रहता है। ओह, मरने के बाद भी? हाँ, ये पारंपरिक सोच है। शायद इसीलिए समाजशास्त्रियों ने भारत में, खासकर हिंदू समाज में, विवाह संबंधों की अपेक्षित स्थिरता, रिलेटिव स्टेबिलिटी को नोट किया है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी अब उतनी ठोस नहीं रही, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो बदल रहा है। तो हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या थे? जैसा अभी कहा, ये एक संस्कार सैक्रामेंट है, तो इसका एक बड़ा मकसद धार्मिक दायित्वों, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। फेरों के समय पति पत्नी साथ जीने मरने और धर्म पालन की कस्में खाते हैं। हाँ, वो शपथ महत्वपूर्ण है। पारंपरिक हिंदू जीवन में 4 आश्रम माने गए हैं: ब्रह्मचार्य, स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ, फैमिली लाइफ, वानप्रस्थ, रिटायर्ड लाइफ और संन्यास, रिनंसिएशन। हर आश्रम की शुरुआत एक संस्कार से होती है। विवाह वो संस्कार है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिलाता है। यानी शादी के बिना आप सही मायने में गृहस्थ नहीं बन सकते। बिल्कुल। और एक हिंदू के लिए 3 मुख्य लक्ष्य या कर्तव्य माने गए हैं: धर्म, अपने वर्ण, जाति, कुल के अनुसार कर्म करना; प्रजा, संतान पैदा करना; और रति, यौन सुख। धर्म, प्रजा, रति। हाँ, इन तीनों की पूर्ति के लिए विवाह जरूरी माना गया है और इनमें भी सबसे ऊपर धर्म को रखा गया है। अच्छा, धर्म सबसे ऊपर। हिंदू विवाह को उन 16 संस्कारों में गिना जाता है जो शरीर और आत्मा को पवित्र, सैंक्टिफाई करते हैं। हाँ, षोडश संस्कार। महिलाओं के लिए तो ये और भी खास है क्योंकि पारंपरिक रूप से उनके लिए यही एकमात्र अनिवार्य संस्कार माना जाता था। हाँ, ये बात भी है। और एक हिंदू गृहस्थ से कई धार्मिक अनुष्ठान करने की उम्मीद की जाती थी, जैसे रोज 5 महायज्ञ करना, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ वगैरह। ओह, ये क्या होते थे? इसमें देवताओं को आहुति देना, प्राणियों को भोजन देना, पितरों का श्राद्ध करना, मेहमानों की सेवा करना शामिल है। और माना जाता है कि पत्नी की सक्रिय भागीदारी के बिना पति ये यज्ञ ठीक से कर ही नहीं सकता। इसीलिए पत्नी को धर्मपत्नी भी कहा जाता है। अच्छा, पत्नी का होना जरूरी है इन कामों के लिए? हाँ, अनिवार्य माना गया है। हिंदू 3 ऋणों, ऋणाज की बात भी करते हैं: पितृ ऋण, पूर्वजों का कर्ज; दैव ऋण, देवताओं का कर्ज; और गुरु ऋण, ऋषियों का कर्ज। हाँ, 3 ऋण। पितृ ऋण चुकाने के लिए शादी करके पुत्र पैदा करना जरूरी माना जाता है। हाँ, पुत्र प्राप्ति से पितृ ऋण चुकता है, ऐसी मान्यता है। तो कुल मिलाकर गृहस्थ धर्म निभाने और धार्मिक काम करने में पत्नी का रोल सेंट्रल है। इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, यानी आधा अंग। अर्धांगिनी। हाँ, आधा अंग। हाँ। पति और पत्नी मिलकर ही एक पूर्ण इकाई बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट बराबरी का भी लगता है और आपसी निर्भरता का भी। दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं हिंदू विवाह के अलग अलग रूपों, फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज पर। पुराने शास्त्रों में 8 तरह की शादियों का जिक्र है। हाँ, 8 प्रकार बताए गए हैं। फटाफट देखते हैं कौन सी हैं। पहला, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह ये सबसे आइडियल माना गया। हाँ, सबसे उत्तम। इसमें लड़की का पिता एक योग्य लड़के को, जो ज्ञानी हो, अच्छे चरित्र का हो, बुलाकर सम्मान के साथ अपनी बेटी का हाथ उसे सौंपता है, मतलब कन्यादान। आजकल की अरेंज्ड मैरिज काफी हद तक इसी से मिलती जुलती है। हाँ, काफी हद तक। दूसरा, दैव विवाह। इसमें पिता अपनी बेटी को यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणा के रूप में दे देता था। ये आज के समय में तो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। हाँ, बिल्कुल इरेलेवेंट है। तीसरा, आर्ष विवाह। ये ऋषियों के लिए था। वो लड़की के पिता को एक गाय और बैल का जोड़ा देकर उससे शादी करते थे। अच्छा। चौथा, प्राजापत्य विवाह। ये भी ब्रह्म विवाह जैसा ही था, बस थोड़े कम रीति रिवाज होते थे। थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन कह सकते हैं। पांचवा, आसुर विवाह। इसमें लड़का लड़की के घर वालों को पैसा या कोई कीमत, ब्राइड प्राइस, देकर उससे शादी करता था। अदला बदली वाली शादियां
मैरिज बाय एक्सचेंज भी इसी में आती हैं। हाँ, ये एक तरह से लड़की को खरीदना हुआ, जिसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, और ये महिलाओं को कमोडिटी समझने वाली सोच से जुड़ा है। सही कहा। कई पिछले इलाकों में आज भी ब्राइड प्राइस का चलन दिखता है। बिल्कुल। छठा, गांधर्व विवाह। ये आज की लव मैरिज का पुराना रूप है। हाँ, प्रेम विवाह। लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेते थे। इसे कुछ खास परिस्थितियों में मान्यता थी, पर आइडियल नहीं मानते थे। आज की लव मैरिज और इसमें कनेक्शन तो है, पर सामाजिक स्वीकृति और तौर तरीके शायद अलग थे। हाँ, कॉन्टेक्स्ट अलग था। सातवां, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह ये है अपहरण करके शादी करना, मैरिज बाय कैप्चर। ओ, पुराने जमाने में राजा महाराजा युद्ध में जीतकर या दुश्मन से रिश्ते सुधारने के लिए ऐसा करते थे। जनजातियों में भी ये प्रथा रही है। मान्यता थी, पर अच्छा नहीं मानते थे। स्वीकृत था पर आदर्श नहीं। और आठवां, पैशाच विवाह। ये सबसे घटिया और निंदनीय रूप है। हाँ, ये तो बहुत ही खराब है। इसमें लड़का लड़की को धोखा देकर या नशे की हालत में या सोती हुई के साथ संबंध बनाकर या किसी और तरह मजबूर करके उससे शादी करता है। लड़की की इज्जत चली जाने के बाद समाज के दबाव में उसके पास शादी के अलावा चारा नहीं बचता। इस तरह की यूनियन को शादी का दर्जा देना शायद उस पीड़ित महिला को समाज में थोड़ी जगह दिलाने और होने वाले बच्चों को लेजिटिमेसी देने का एक तरीका रहा होगा शायद। लेकिन मॉरली ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और आज के कानून के हिसाब से तो ये सीधा सीधा अपराध है। ये 8 फॉर्म्स दिखाते हैं कि शादी की कितनी वेरीड अंडरस्टैंडिंग रही है। हाँ, काफी डाइवर्सिटी है। अब बात करते हैं कि शादी के लिए साथी चुनने के नियम, रूल्स ऑफ मेट सिलेक्शन क्या थे। समाज में अपने ग्रुप की प्योरिटी और आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए हिंदू लॉ मेकर्स ने बड़े डिटेल्ड नियम बनाए। अच्छा। ये 2 मेन प्रिंसिपल्स पर टिके हैं, एंडोगमी यानी अंतर्विवाह और एक्सोगमी यानी बहिर्विवाह। एंडोगमी और एक्सोगमी। हाँ, एंडोगमी का मतलब है अपने ही ग्रुप में शादी करना, अपने ग्रुप के अंदर। हाँ। पहला और सबसे मजबूत नियम है जाति अंतर्विवाह, कास्ट एंडोगमी। हाँ। यानी अपनी ही जाति में शादी करनी है। इसे तोड़ने पर पुराने जमाने में जाति पंचायतें बहुत सख्त सजा देती थीं। समाज से बाहर निकालना, ऑस्ट्रिसिज्म, हुक्का पानी बंद करना, कोई मदद न देना। ये तो आज भी कितना पावरफुल है। भले ही कानून इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करता है, समाज में इसे एक्सेप्ट करना आज भी आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। ऑनर किलिंग जैसे मामले इसी मानसिकता की उपज है। सही कहा। दूसरा है उपजाति अंतर्विवाह, सब कास्ट इंडोगमी। हर जाति फिर कई छोटी उपजातियों में बटी होती है, और हर उपजाति अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती है। हाँ, जातियों के अंदर भी उपजातियां। बिल्कुल। नियम ये था कि अपनी ही उपजाति में शादी करो। जैसे ब्राह्मणों में ही कितनी उपजातियां हैं, सारस्वत, गौड़, कान्यकुब्ज, मैथिल, और इनमें आपस में शादी नहीं होती थी। ये सोशल हायरार्की को और मजबूत करता था। परत दर परत। हाँ। अब एक्सोगमी का मतलब है अपने ग्रुप से बाहर शादी करना। बाहर शादी करना। ये इंडोगमी का उल्टा लगता है, पर हिंदू समाज में दोनों नियम साथ साथ चलते हैं, अलग अलग लेवल पर। मतलब अपनी जाति उपजाति के अंदर एंडोगमी, पर कुछ खास नजदीकी रिश्तेदारों के बाहर एक्सोगमी शादी करनी है। अच्छा, तो दोनों साथ में लागू होते हैं। हाँ। पहला एक्सोगेमी का नियम है सगोत्र बहिर्विवाह, सगोत्र एक्सोगेमी, यानी एक ही गोत्र जो एक मिथिकल इंसेस्टर से जुड़ा क्लैन होता है, में शादी नहीं कर सकते। माना जाता है कि एक गोत्र वाले खून के रिश्तेदार हैं, भाई बहन जैसे। पर मजे की बात यह है कि द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने लीगली इस नियम को खत्म कर दिया है। हाँ, कानूनी तौर पर अब ये बाध्यता नहीं रही। यानी कानूनन आप सेम गोत्र में शादी कर सकते हैं। तो यहाँ कानून और परंपरा में सीधा टकराव है। बिल्कुल टकराव है। आज भी बहुत से परिवार इसे मानते हैं। हाँ, पंचायतें इसे लेके बवाल करती हैं, जबकि कानून कुछ और कहता है। हाँ, ये टेंशन बनी हुई है। दूसरा एक्सोगेमी का नियम है सापिंड बहिर्विवाह। सापिंड एक्सोगेमी। सापिंड मतलब खून के रिश्तेदार, हाँ। ब्लड रिलेटिव्स, खून के रिश्तेदार। इनमें शादी वर्जित है। पारंपरिक परिभाषा बहुत फैली हुई थी। माँ की तरफ से 5 पीढ़ी और पिता की तरफ से 7 पीढ़ी तक के रिश्तेदारों में शादी नहीं हो सकती थी। 5 और 7 पीढ़ी, काफी दूर तक। हाँ, बहुत दूर तक। इसका लॉजिक शायद जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखना रहा हो। सपिंड का मतलब है जो एक ही शरीर के पार्टिकल्स शेयर करते हैं, या जो एक ही पूर्वज को पिंड दान करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी सपिंड शादी को रोकता है, पर डेफिनेशन थोड़ी बदल दी। पिता की तरफ से 5 जनरेशन और माँ की तरफ से 3 जनरेशन। 5 और 3 कर दिया। हाँ, और इसने साउथ इंडिया के कुछ कस्टम्स जैसे
क्रॉस कजिन मैरिज, मतलब मामा बुआ के बच्चों से शादी को मान्यता दे दी अगर समुदाय में प्रथा हो। अच्छा, कस्टम को मान्यता दी। हाँ, तो ये थोड़ा टेक्निकल मामला है। मुद्दा यही है कि करीबी रिश्तेदारों में शादी ना हो। समझ गया। शादी के 2 और नियम भी थे, अनुलोम विवाह या हाइपरगैमी। हाँ, अनुलोम। इसमें लड़के की जाति या सामाजिक स्थिति, रिचुअल स्टेटस लड़की से ऊंची होती थी, जैसे ब्राह्मण लड़का, क्षत्रिय लड़की। हाँ, इसे ठीक माना जाता था। और दूसरा प्रतिलोम विवाह। हाइपोगेमी और प्रतिलोम। प्रतिलोम इसमें लड़की की जाति लड़के से ऊंची होती थी, जैसे ब्राह्मण लड़की, क्षत्रिय लड़का। हाँ, प्रतिलोम विवाह को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था, इसे डिस्करेज करते थे। क्यों? ये समाज की ऊंच नीच वाली सोच को दिखाता है कि ऊंची जाति की लड़की नीची जाति में नहीं जानी चाहिए। स्टेटस का सवाल था। अच्छा, ये बात थी। हालांकि जैसा हमने पहले भी कहा, आज़ादी के बाद के कानून, खासकर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हाँ, वो तो किसी भी धर्म या जाति के लिए है। हाँ, जो किसी भी धर्म या जाति के लोगों को शादी करने की इजाजत देता है। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और उसके अमेंडमेंट्स ने इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को कानूनी तौर पर वैलिड बना दिया है। बिल्कुल लीगली वैलिड है। ये सामाजिक बराबरी की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। लेकिन कानून बदलने से समाज का मन बदलना ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। हाँ, एक्सेप्टेंस अभी भी एक बड़ा इशू है। आज भी ऐसी शादियों को लेकर परिवारों में, समाज में एक्सेप्टेंस का लेवल बहुत वेरिड है। बहुत वेरिड है। कहीं बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, कहीं थोड़ी एक्सेप्टेंस है। तो ये थी कुछ झलकियां कि कैसे कानूनों ने परिवार और विवाह की पारंपरिक हिंदू संरचनाओं को बदलने की कोशिश की और वो संरचनाएं खुद क्या थीं। काफी जटिल तस्वीर है, जहां कानून, परंपरा, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत इच्छाएं सब आपस में टकराती दिखती हैं। बिल्कुल, ये टकराव ही आज के भारतीय समाज की सच्चाई है। कानून एक मॉडर्न आउटलुक देना चाहता है, जबकि जड़ें अभी भी काफी हद तक परंपरा में हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, मुसलमानों में शादी यानी मैरिज अमंग मुस्लिम्स। इस पर बात करेंगे। सोर्स में काफी दिलचस्प चीजें हैं। तो सबसे पहले तो सोर्स ये कहता है कि मुस्लिम शादी को निकाह कहते हैं और कंसेप्चुअली इसे एक तरह का सामाजिक समझौता, हाँ, सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जैसे कोई लीगल अग्रीमेंट हो 2 पार्टीज के बीच। हाँ बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पहलू है ये बहुत फंडामेंटल है इसमें। लेकिन सोर्स एक बहुत जरूरी बात और कहता है, खासकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, क्या? कि यहाँ मतलब इंडिया में मुस्लिम शादी सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इसे एक मजहबी रस्म, एक रिलीजियस अफेयर की तरह भी देखा जाता है। इसमें मतलब ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, इनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। और हाँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो सोर्स ये भी क्लियर करता है कि इसे तलाक के जरिए खत्म भी किया जा सकता है। मतलब ये हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं है टेक्निकली। ये इंटरेस्टिंग है। ये कॉम्बिनेशन है ना? एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी तरफ धर्म का जुड़ाव। अच्छा, एक और चीज जो सोर्स में मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी, वो ये कि भारत में जो मुस्लिम शादियां हैं वो अरब वर्ल्ड या दूसरी मुस्लिम मेजॉरिटी जगहों के मुकाबले अक्सर ज्यादा स्टेबल मानी जाती हैं, ज्यादा स्थायी। क्या सोर्स कुछ बताता है कि ऐसा क्यों? नहीं, सोर्स सीधे सीधे तो कोई वजह नहीं बताता, पर एक इशारा जरूर करता है। शायद ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो मिलीजुली संस्कृति है उसका असर हो सकता है। अच्छा, कैसे? जैसे यहाँ पर आमतौर पर शादी को, चाहे किसी भी कम्युनिटी में हो, एक बहुत लंबा चलने वाला, ऑलमोस्ट परमानेंट रिश्ता माना जाता है ना? हाँ, वो तो है। तो शायद ये सोच, ये कल्चरल वैल्यू यहाँ के मुसलमानों की शादी की स्टेबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट होती है। इसे आप एक तरह का कल्चरल ऑस्मोसिस कह सकते हैं। आसपास के समाज की मान्यताएं धीरे धीरे कम्युनिटी के अपने रिवाजों में भी मिल जाती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। हम देखते भी हैं कि इंडिया में चाहे धर्म कोई भी हो, परिवार और शादी को लेकर एक खास किस्म का कमिटमेंट दिखता है अक्सर। अच्छा, सोर्स ये भी कहता है कि भारत में मुस्लिम समुदाय में मुख्य रूप से 2 पंथ हैं, शिया और सुन्नी। तो क्या इनके शादी के रिवाजों में बहुत फर्क होता है? सोर्स के हिसाब से कुछ रीति रिवाजों में, रिचुअल्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता हो कोई खास रस्म किसी एक पंथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन जो निकाह के कोर एलिमेंट्स हैं, मतलब जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट होना, गवाहों की जरूरत, मेहर का होना, वो शिया और सुन्नी दोनों में कमोबेश एक जैसे ही हैं। मतलब जो बुनियादी ढांचा है वो सेम रहता है। समझ गए। तो चलो इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं।
एक वैलिड निकाह, जिसे सोर्स सही निकाह कह रहा है, उसके लिए क्या-क्या शर्तें हैं? कौन लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं इसमें? हाँ, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ और सोर्स के अनुसार एक वैलिड निकाह के लिए 4 पार्टीज का होना जरूरी है। 4? कौन-कौन? पहला ज़ाहिर दूल्हा यानी ग्रूम, दूसरा दुल्हन यानी ब्राइड, तीसरा काजी। काजी वो सम्मानित व्यक्ति होते हैं जो निकाह पढ़ाते हैं, मतलब शादी की रस्म करवाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मलाइज करते हैं। ओके। और चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवाह, विटनेसेस। बिना गवाहों के निकाह वैलिड नहीं माना जाता। गवाह? अच्छा, बिल्कुल जैसे किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। क्या सोर्स ये भी बताता है कि कितने गवाह चाहिए या कोई भी चल जाता है? नहीं, सोर्स इसमें काफी स्पेसिफिक है। कम से कम 2 पुरुष गवाह होने चाहिए। 2 पुरुष? हाँ, ओके। और अगर 2 पुरुष गवाह नहीं हैं तो फिर 1 पुरुष और 2 महिला गवाह, या फिर 4 महिला गवाह। 4 महिला गवाह? हाँ, मतलब गवाहों की संख्या और जेंडर को लेकर स्पेसिफिक रूल्स हैं। इससे पता चलता है कि गवाही को कितनी सीरियसनेस से लिया जाता है। 2 पुरुष या 4 महिलाएं? ये रेशियो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। खैर, तो जब ये सब लोग मौजूद होते हैं, काजी साहब, गवाह, दुल्हा दुल्हन, फिर क्या होता है? क्या वो फिल्मों वाला सीन होता है, कबूल है कबूल है? हाँ, फिल्मों से थोड़ा अलग, प्रोसेस थोड़ा फॉर्मल होता है। सोर्स बताता है कि काजी साहब, जो लोग मौजूद हैं, मतलब लोकल कम्युनिटी, और जो गवाह हैं, उनकी प्रेजेंस में दूल्हा और दुल्हन दोनों से अलग अलग पूछते हैं। फॉर्मली पूछते हैं कि क्या वो अपनी मर्जी से, वॉलंटरीली, बिना किसी दबाव के इस शादी के लिए राजी हैं। अच्छा, बाकायदा सहमति ली जाती है? हाँ, बिल्कुल। उनसे उनकी कंसेंट ली जाती है। ये कंसेंट वाला पार्ट निकाह का आप कह सकते हैं दिल है। ये वॉलंटरी कंसेंट पर जोर देना बहुत जरूरी है, खासकर शादी जैसे रिश्ते में। और जब दोनों हाँ कह देते, अपनी मर्जी बता देते हैं, तब जब दोनों पक्ष अपनी मर्जी से सहमति दे देते हैं, तो उनके निकाहनामे को मंजूरी मिल जाती है। निकाहनामा? निकाहनामा, हाँ, ये शब्द सुना है। इसमें क्या होता है? निकाहनामा बेसिकली शादी का रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें शादी की शर्तें, गवाहों के नाम और दूसरी जो भी जरूरी बातें तय हुई हैं, वो सब लिखी जाती हैं। ये एक तरह से शादी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो इसमें सिर्फ शर्तें होती हैं या कुछ और भी खास होता है? मैंने मेहर के बारे में सुना है, क्या उसका जिक्र निकाहनामे में होता है? हाँ, बिल्कुल। निकाहनामे का एक बहुत जरूरी बल्कि अनिवार्य हिस्सा है मेहर की रकम या संपत्ति का जिक्र। मेहर? मेहर ये क्या होता है एग्जैक्टली? मेहर वो रकम या कोई कीमती चीज, जैसे सोना, चांदी, जमीन या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, जो दूल्हा अपनी दुल्हन को देने का वादा करता है या देता है। ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा। सोर्स इसे ब्राइड वेल्थ भी कहते हैं, जो दूल्हे की तरफ से दुल्हन को दिया जाता है। ये दुल्हन का हक होता है और इसे उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक जरिया भी माना जाता है। ये मुअज्जल कहते हैं, या फिर बाद में देने का वादा किया जा सकता है। महर मुअज्जल, जैसा भी दोनों पार्टीज के बीच तय हो। ये मेहर वाला कॉन्सेप्ट तो वाकई कॉन्ट्रैक्ट वाले पहलू को और रीइंफोर्स करता है। ये सीधे तौर पर दुल्हन के अधिकार की बात है। अच्छा, ये जो शादी की रस्में हैं, ये होती कहाँ हैं आमतौर पर? दूल्हे के घर या दुल्हन के? क्योंकि इंडिया में तो अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग रिवाज हैं। यहाँ सोर्स एक और दिलचस्प सिमिलरिटी बताता है। भारत में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही समुदायों में जो शादी की मेन रस्म होती है, वो आमतौर पर दुल्हन के घर पर ही होती है। अच्छा। हाँ, दूल्हे की तरफ से बारात दुल्हन के घर जाती है और वहीं निकाह या फेरे होते हैं। ये दिखाता है कि कैसा कुछ सोशल कस्टम्स किसी ज्योग्राफिकल रीजन में इतने गहरे बसे होते हैं कि वो अलग अलग धर्मों में भी कॉमन हो जाते हैं। सही बात है, बारात वाला रिवाज तो पूरे भारत में कितना कॉमन है। ये कल्चरल मेल जोल तो कमाल का है। क्या और भी ऐसे उदाहरण हैं जहां लोकल कस्टम्स मुस्लिम शादियों पर असर डालते हो, मतलब रीजन स्पेसिफिक चीजें? हाँ, बिल्कुल। और सोर्स इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है केरल के मोपला मुसलमानों का। मैपिला मुस्लिम्स? केरल के मोपला। हाँ। उनके यहाँ जो ट्रेडिशनल निकाह की रस्में हैं, उनके साथ साथ कल्याणम नाम की एक रस्में भी शामिल होती है। कल्याणम? ये तो सुनने में हिंदू नाम लग रहा है। एग्जैक्टली। ये मूल रूप से एक हिंदू विवाह रस्म मानी जाती है, लेकिन मोपला समुदाय में ये निकाह का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक ही इलाके में रहते हुए अलग अलग समुदाय एक दूसरे के रिवाजों को अपना लेते हैं या उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। वाह। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल हम देखते हैं हल्दी है, मेहंदी है, संगीत है। ये रस्में शायद पहले किसी खास समुदाय या इलाके तक ही थीं, पर अब तो लगभग हर शादी का हिस्सा बन गई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या रीजन की हो।
इसी को कहते हैं कल्चरल सिंथेसिस। ये कल्याणम वाला उदाहरण तो वाकई बहुत बढ़िया है। दिखाता है कि कल्चर कितना डायनामिक और फ्लूइड होता है, कैसे वो बाउंड्रीज क्रॉस कर जाता है। अच्छा, अब रिवाजों की बात हो रही है तो पार्टनर चुनने के तरीकों पर भी आते हैं। क्या सोर्स बताता है कि मुस्लिम समुदाय में ट्रेडिशनली शादी के लिए किस तरह के रिश्तों को प्रेफरेंस दी जाती रही है? जैसे कई कम्युनिटीज में गोत्र या फैमिली के अंदर शादी को लेकर रूल्स होते हैं। हाँ, सोर्स इस पर भी बात करता है। बताया गया है कि हिस्टोरिकली मुसलमानों में पैरेलल कजिन मैरिज, ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, पैरेलल कजिन मैरिज का मतलब है कि एक व्यक्ति की शादी उसके चाचा यानी पिता के भाई के बेटे या बेटी से होना। अच्छा, चाचा के बच्चों से। हाँ, मतलब फर्स्ट कजिन्स के बीच शादी। हाँ। लेकिन स्पेसिफिकली पिता के भाई के बच्चों के साथ। जो पिता की लाइन है वो पैरेलल लाइन हुई। माता के भाई बहन के बच्चों से शादी क्रॉस कजिन मैरिज कहलाती है, वो अलग है। हाँ। तो यहाँ बात हो रही है पैरेलल कजिन मैरिज की, जो एक प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज रही है। ओ, यानी चाचा के लड़के या लड़की से शादी। ये काफी स्पेसिफिक प्रेफरेंस है। क्या सोर्स इसके पीछे कोई वजह बताता है कि ऐसा क्यों होता था या होता है? नहीं, सोर्स में इसकी वजहों का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज या सोशियोलॉजिकल रिसर्च देखें तो अक्सर इस तरह की कजिन मैरिजेस के पीछे कुछ कॉमन कारण बताए जाते हैं। जैसे कि परिवार की संपत्ति को खानदान के अंदर ही रखना, या फिर पारिवारिक रिश्तों और एकजुटता को मजबूत करना, या फिर जो कल्चरल और सोशल कॉन्टिन्यूटी है उसे बनाए रखना। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये जनरल रीजंस हैं जो अलग अलग सोसाइटीज पर लागू हो सकते हैं। इस स्पेसिफिक सोर्स में इनका जिक्र नहीं है। समझ गई। हाँ, ये लॉजिक कई ट्रेडिशनल सोसाइटीज में मिलता है जहाँ किनशिप और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए एक और अहम सवाल पर आते हैं, विधवा पुनर्विवाह, विडोरी मैरिज। क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में हिस्टोरिकली इस पर काफी पाबंदियां रही हैं। इस मामले में सोर्स एकदम क्लियर है। मुसलमानों में विधवा पुनर्विवाह पर कोई रोक-टोक नहीं है। ये पूरी तरह से परमिटेड है, अनुमत है। अच्छा। इसे कोई सोशल स्टिग्मा या प्रॉब्लम नहीं माना जाता, जैसा कि कुछ और कम्युनिटीज में हिस्टोरिकली देखा गया है। ये महिलाओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोशल राइट है। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सोर्स दो तरह की मुस्लिम शादियों का जिक्र करता है, रेगुलर जिसे सही कहा है और इर्रेगुलर जिसे फासिद कहा है। सुनने में लग रहा है एक पूरी तरह ठीक है और दूसरी में कुछ गड़बड़ है। क्या फर्क है इनमें? हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। सही निकाह वो है जो पूरी तरह से वैलिड है, मान्य है, जिसमें इस्लाम ने जो भी जरूरी शर्तें बताई हैं वो सब पूरी की गई हैं। ये लीगल और रिलीजियस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेगुलर है। ओके। और फासिद? दूसरी तरफ फासिद निकाह यानी अनियमित शादी, ये वो होती है जिसमें निकाह की कुछ जरूरी शर्तों का वायलेशन तो हुआ है, लेकिन वो वायलेशन इतना सीरियस नहीं है कि शादी पूरी तरह से बातिल यानी वॉइड या अवैध हो जाए। अच्छा, मतलब वॉइड नहीं है? नहीं, वॉइड नहीं है। इसमें कुछ कमी रह गई है, और अच्छी बात यह है कि अगर उस कमी को दूर कर दिया जाए तो ये शादी सही बन सकती है। ये एक तरह से करेक्टेबल इर्रेगुलरिटी है। अच्छा, तो ये पूरी तरह खारिज नहीं है, बस अनियमित है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें निकाह फासिद यानी इर्रेगुलर माना जाता है? सोर्स क्या बताता है? सोर्स के हिसाब से निकाह के फासिद होने के मुख्य रूप से 4 कारण बताए गए हैं। इनको हम मोटा-मोटा 2-3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। एक तो प्रोसीजर में कमी, दूसरा रूल्स का वायलेशन, और तीसरा महिला की कोई स्पेशल सिचुएशन। ठीक है, एक एक करके बताइए। पहला क्या है? पहला कारण प्रोसीजर से जुड़ा है। निकाह के समय गवाहों की गैर मौजूदगी, एब्सेंस ऑफ विटनेसेस। हमने पहले बात की थी ना कि गवाह कितने जरूरी हैं, 2 पुरुष या 4 महिलाएं। हाँ। अगर निकाह का प्रस्ताव यानी इजाब और स्वीकृति यानी कबूल के समय ये गवाह मौजूद नहीं है तो शादी फासिद मानी जाएगी। ये दिखाता है कि निकाह सिर्फ दूल्हा दुल्हन का प्राइवेट मामला नहीं है, बल्कि एक सोशल और लीगल इवेंट है जिसकी गवाही जरूरी है। यानी गवाहों का होना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि निकाह की लीगैलिटी के लिए एक शर्त है। ओके, दूसरा कारण रूल्स के वायलेशन से जुड़ा है। किसी आदमी की 5वीं शादी, 5th मैरिज। 5वीं शादी? हाँ। सोर्स कहता है कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष जिसकी पहले से 4 पत्नियां मौजूद हैं, जिनसे निकाह वैलिड है और चल रहा है, वो 5वीं शादी करता है, तो ये 5वीं शादी फासिद होगी। अच्छा। इससे ये साफ होता है कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जैसा समझा जाता है, एक समय में
मैक्सिमम 4 पत्नियां रखने की सीमा है, और अगर कोई उस सीमा का वायलेशन करता है तो वो निकाह इर्रेगुलर हो जाता है। ओके, तो ये पोलिगमी पर एक तरह की लीगल लिमिट है हाँ। जिसका वायोलेशन शादी को इरेगुलर कर देता है। एग्जैक्टली। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण महिला की एक खास स्थिति से जुड़ा है। किसी औरत की शादी उस समय होना जब वो इद्दत की अवधि में हो। इद्दत, इद्दत, राइट। ये क्या होता है? ये शब्द पहले भी आया था शायद। हाँ, इद्दत एक वेटिंग पीरियड है, एक प्रतीक्षा अवधि। इसे एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद गुजारना होता है, इससे पहले कि वो दूसरी शादी कर सके। कितना लंबा होता है ये पीरियड? सोर्स बताता है कि तलाकशुदा महिला के लिए ये अवधि आमतौर पर 3 महीने होती है, और विधवा महिला के लिए ये 4 महीने और 10 दिन होती है। अच्छा, और इसका मकसद क्या है? इसका एक मेन पर्पस, जैसा सोर्स कहता है, ये तय करना है कि महिला पिछले पति से गर्भवती, प्रेग्नेंट तो नहीं है, ताकि होने वाले बच्चे के पिता पैटर्निटी को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे। समझ गई। अगर इस इद्दत की अवधि पूरी होने से पहले महिला शादी कर लेती है तो वो निकाह फासिद माना जाएगा। अच्छा, तो ये पैटर्निटी को लेकर क्लैरिटी बनाए रखने के लिए एक सिस्टम है। इसका बायोलॉजिकल और सोशल दोनों इंपॉर्टेंस हैं। ओके, और चौथा कारण क्या बताया है इरेगुलर शादी का? चौथा कारण भी रूल्स के वायलेशन से जुड़ा है। पति और पत्नी के बीच धर्म का अंतर। धर्म का अंतर? हाँ, सोर्स कहता है कि अगर पति पत्नी के धर्म अलग अलग हैं तो कुछ खास परिस्थितियों में निकाह फासिद माना जा सकता है। जैसे ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ के मुताबिक एक मुस्लिम पुरुष किसी अहले किताब यानी क्रिश्चियन या जूइश महिला से शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम महिला गैर मुस्लिम पुरुष से शादी नहीं कर सकती। अगर ऐसी शादी होती है जिसमें धर्म का अंतर रूल्स के अगेंस्ट है तो वो निकाह फासिद हो सकता है। हालांकि इस पर आजकल अलग अलग इंटरप्रिटेशंस और लीगल प्रोविजंस भी हैं, लेकिन सोर्स के हिसाब से धर्म का अंतर एक पोटेंशियल कारण है निकाह के इर्रेगुलर होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम विवाह के प्रकारों पर आते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ मैरिजेस पर चर्चा करेंगे। आज हम ये देखने वाले हैं कि भारत में खासकर कुछ आदिवासी समुदायों में, मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ में शादियां कितने अलग अलग तरीकों से होती आई हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि भाई वक्त के साथ शादी को लेकर सोच और तरीके कैसे बदल रहे हैं, खासकर हिंदू समाज में। हमारे पास इस पर काफ़ी दिलचस्प स्रोत हैं जो अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, विवाह एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हर समाज का आधार है, लेकिन इसके रूप इतने विविध हो सकते हैं, ये जानना वाकई फैसिनेटिंग है। और फिर मॉडर्निटी, शिक्षा, कानून का इस पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझना भी जरूरी है। चलिए स्रोतों के आधार पर इन प्रकारों और बदलावों की गहराई में उतरते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं इस पर। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने रूप से मोनोगैमी, यानी एक पुरुष और एक महिला का विवाह। स्रोत के अनुसार इसका मतलब है कि जीवन काल में कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ये कई भारतीय जनजातियों, इंडियन ट्राइब्स में मान्य है, और खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कुछ मातृवंशीय, मतलब मैट्रिलिनियल जनजातियों जैसे खासीज और गारोज में ये प्रमुख रूप है। आजकल शहरों में तो खैर यही नॉर्म है ना। फिल्मों, सीरियल्स में भी वो 7 जन्मों का साथ वाला आइडिया इसी पर आधारित है। हाँ, ये आज सबसे ज्यादा दिखने वाला पैटर्न है, लेकिन स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये अकेला तरीका नहीं है। इसके बाद आता है पोलिजिनी, जहां एक व्यक्ति के एक से ज्यादा जीवन साथी होते हैं, और इसके भी 2 मुख्य प्रकार हैं जो समाज की अलग अलग जरूरतों या रिवाजों को दिखाते हैं। बिल्कुल। पहला प्रकार है पोलिजिनी, जिसमें एक पुरुष एक से ज्यादा महिलाओं से शादी कर सकता है। स्रोत बताता है कि ये नागाज, बैगाज, गोंड्स और टोडाज जैसी कई जनजातियों में प्रचलित रहा है। हाँ, अक्सर हम फिल्मों में इसे देखते हैं तो बड़ा एक्सोटिक या फिर नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है, जैसे कोई अमीर विलन है जिसकी कई बीवियां हैं। सही बात है। फिल्मों का चित्रण अक्सर असलियत से काफी दूर होता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पोलिजिनी के पीछे कई कारण हो सकते थे, जैसे कुछ समाजों में ज्यादा पत्नियां और बच्चे होना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था, या फिर कृषि समाजों, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में ज्यादा हाथों की जरूरत, या युद्धों के कारण पुरुषों की संख्या कम होना। स्रोत हमें इन जनजातियों का नाम देता है, लेकिन इसके पीछे के सोशियो इकोनॉमिक कारण भी जरूर रहे होंगे। और फिर आता है इसका उलट, जो शायद ज्यादातर लोगों को थोड़ा ज्यादा चौंकाने वाला लगे। पॉलीएंड्री, यानी एक महिला एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करती है। स्रोत के अनुसार ये भी 2 तरह का होता है। हाँ, और ये दोनों ही प्रकार काफी यूनिक है और भारत के कुछ ही समुदायों में मिलते हैं।
पहला है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, जिसे भ्रातृ बहुपतित्व कहते हैं। इसका मतलब है कि एक महिला एक ही परिवार के कई भाइयों से शादी करती है। वो सभी भाई उस एक महिला के पति होते हैं। स्रोत बताता है कि ये खासकर दक्षिण भारत के टोडाज और उत्तराखंड के जौनसर बावार इलाके के खासास में पाया जाता है। ये सुन के ही मतलब दिमाग घूम जाता है ना। बिल्कुल। और सोचिए इसकी सामाजिक व्यवस्था, सोशल अरेंजमेंट कितनी जटिल होगी। स्रोत एक और दिलचस्प बात बताता है, ऐसे विवाह में बच्चों का पिता कौन माना जाएगा, पैटर्निटी, ये बायोलॉजिकली नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्सव, एक सोशल फेस्टिवल के जरिए तय होता है। यानी पितृत्व भी एक सोशल आइडेंटिटी बन जाती है, बायोलॉजिकल फैक्ट से ज्यादा। हाँ, ये आज के न्यूक्लियर फैमिली वाले माइंडसेट से कितना अलग है। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण अक्सर लोग देते हैं, 5 पांडवों की पत्नी। हालांकि वो स्रोत का हिस्सा नहीं है, बस एक प्रसिद्ध कहानी है, पर वो दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे इतिहास और मिथोलॉजीज में भी रहा है। लेकिन असल जिंदगी में इसे इमेजिन करना, वाओ। और दूसरा प्रकार है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इसमें महिला एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करती है, लेकिन वो पति भाई नहीं होते, अलग अलग परिवारों से होते हैं। स्रोत के अनुसार यह भी भारत के टोडाज में पाया जाता है। यहाँ भी पैटर्निटी का सवाल उठता है और स्रोत कहता है कि जब बच्चा होता है तो एक विशेष समारोह, एक स्पेशल सेरेमनी द्वारा किसी एक पति को सामाजिक पिता, सोशल फादर चुना जाता है। ये व्यवस्थाएं शायद उन समाजों में विकसित हुई जहां जमीन या संपत्ति का बंटवारा रोकना जरूरी था, या जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम थी। हालांकि स्रोत इन कारणों पर विस्तार से नहीं बताता। सच में इन व्यवस्थाओं के पीछे के सोशल डायनामिक्स, रिसोर्स मैनेजमेंट और इमोशनल एडजस्टमेंट्स के बारे में सोचना ही कितना कॉम्प्लेक्स लगता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदिवासी समुदायों में जीवन साथी चुनने के कौन-कौन से अनोखे तरीके स्रोत में बताए गए हैं। स्रोत एक जरूरी बात कहता है कि कई आदिवासी समाजों में विवाह को हिंदुओं की तरह एक धार्मिक संस्कार, रिलीजियस सैक्रामेंट से ज्यादा एक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है, जिसका उद्देश्य यौन सुख मतलब सेक्सुअल प्लेजर, संतानोत्पत्ति, प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन और आपसी सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन है। स्रोत 8 मुख्य तरीके बताता है। अच्छा। इसमें पहला तरीका है मैरिज बाय प्रोबेशन, यानी परीक्षा विवाह। ये काफी दिलचस्प लगता है। इसमें पुरुष को महिला के माता पिता के घर एक निश्चित अवधि, प्रोबेशन पीरियड के लिए रहने की अनुमति मिलती है। एसेंशियली शादी से पहले एक ट्रायल पीरियड। हाँ, सुनने में आजकल के लिव इन रिलेशनशिप जैसा लग सकता है, पर इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। ये एक पारंपरिक जनजातीय व्यवस्था है। स्रोत बताता है कि इस दौरान पुरुष और महिला एक दूसरे को समझते हैं, देखते हैं कि साथ रह पाएंगे या नहीं। अगर सब ठीक रहा तो शादी हो जाती है, और अगर नहीं, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं बनी तो वे अलग हो जाते हैं। लेकिन पुरुष को महिला के माता पिता को हर जाने कॉम्पेंसेशन के तौर पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं। और एक ट्विस्ट यह है कि अगर इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान महिला गर्भवती हो जाती है, तब पुरुष को उससे शादी करनी ही पड़ती है। अच्छा। ये मणिपुर की कुकी जनजाति में पाया जाता है। ये दिखाता है कि कॉम्पैटिबिलिटी के साथ साथ जिम्मेदारी का पहलू भी कितना अहम था। अगला तरीका थोड़ा चौंकाने वाला है, मैरिज बाय कैप्चर, यानी अपहरण विवाह। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें पुरुष महिला की सहमति के बिना जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है। आज के जमाने में तो ये बिल्कुल क्राइम है, लेकिन स्रोत बताता है कि ये एक प्रचलित तरीका रहा है। हाँ, और स्रोत इसके पीछे का एक मुख्य कारण बताता है, अत्यधिक वधू मूल्य, एक्सेसिव ब्राइड प्राइस। यानी जब लड़के का परिवार लड़की के परिवार को वधू मूल्य नहीं चुका पाता था, तो शायद ये तरीका अपनाया जाता था। इसके भी 2 प्रकार स्रोत में बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है फिजिकल कैप्चर, जिसमें पुरुष सचमुच बलपूर्वक महिला को उठाकर ले जाता है और शादी करता है। स्रोत के अनुसार ये नागाज, होज, भील्स, मुरिया, गोंड्स, बडागाज, साउरस जैसी कई जनजातियों में पाया जाता था। अरे बाप रे! दूसरा प्रकार और भी अजीब है, सेरेमोनियल कैप्चर। इसमें पुरुष सबके सामने अचानक महिला के माथे पर सिंदूर लगा देता है और उसे अपनी पत्नी घोषित कर देता है। क्या? हाँ, ये संथाल्स में होता था। आज ये सब सोचना भी मुश्किल है। ये महिलाओं के अधिकार और सहमति के बिल्कुल खिलाफ है। पर स्रोत के अनुसार ये सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके थे। वाकई ये दिखाता है कि कंसेंट और इंडिविजुअल चॉइस का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली कितना अलग रहा है।
अब तीसरे तरीके पर आते हैं, मैरिज बाय ट्रायल यानी परीक्षण विवाह। ये तो किसी एक्शन फिल्म या रियलिटी शो जैसा लगता है। बिल्कुल। इसमें पुरुष को पत्नी पाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना होता है। स्रोत में भिल्स जनजाति का एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है। होली के त्योहार के दौरान एक पेड़ या खंभे पर लोक नृत्य होता है। पेड़ या खंभे के ऊपर नारियल और गुड़ बांधा जाता है। महिलाएं अंदर के घेरे में नाचती हैं और पुरुष बाहर के घेरे में। अच्छा, और फिर? पुरुषों को महिलाओं के घेरे को तोड़कर उस पेड़ खंभे पर चढ़ना होता है और महिलाएं उन्हें बांस की छड़ियों से मारती हैं, उनके कपड़े तक फाड़ देती हैं। सोचिए जरा। हे भगवान! जो पुरुष इस मार पिटाई के बावजूद ऊपर चढ़कर नारियल तोड़ लेता है और गुड़ खा लेता है, उसे वहां नाच रही लड़कियों में से किसी एक से शादी करने का अधिकार मिलता है। ये तो सच में खतरों के खिलाड़ी टाइप का सीन है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं, बल्कि शायद कम्युनिटी के सामने अपनी हिम्मत और डिटर्मिनेशन साबित करने का एक तरीका था। अब चौथा तरीका देखते हैं, जो ज्यादा ट्रांजैक्शनल लगता है, मैरिज बाय परचेज यानी क्रय विवाह। हाँ, इसमें वर पक्ष ब्राइडग्रूम्स पेरेंट्स वधू पक्ष ब्राइड्स पेरेंट्स को नकद या किसी और रूप में भुगतान करता है। इसे वधू मूल्य ब्राइड प्राइस कहते हैं। ये दहेज डाउरी का ठीक उल्टा है, जहां लड़की का परिवार लड़के के परिवार को देता है। स्रोत बताता है कि गारो जनजाति में तो बिना वधू मूल्य दिए दुल्हन मिलती ही नहीं। इसे अक्सर वधू के माता पिता को दिए गए मुआवजे कॉम्पेंसेशन की तरह देखा जाता है, क्योंकि बेटी के जाने से परिवार में एक काम करने वाले सदस्य की कमी होती है। स्रोत ये भी कहता है कि ये राशि आमतौर पर जनजातीय रीति रिवाजों, ट्राइबल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से तय होती है। कभी कभी ये बस शादी के भोज, मैरिज फीस के खर्चों में वर पक्ष का योगदान मात्र होता है। ये नागाज, जुआंग्स और मध्य भारत की कुछ जनजातियों में प्रचलित है। ससुर के घर जाके एक निश्चित अवधि तक नौकर सर्वेंट की तरह काम करता है। पुरानी हिंदी फिल्मों में ऐसा दिखाते थे ना, हीरो अमीर लड़की के घर नौकर बनकर रहता है। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत बताता है कि अवधि पूरी होने पर अगर ससुर लड़के के काम से खुश है तो अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है, लेकिन अगर ससुर संतुष्ट नहीं है तो लड़के को खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है। ये भी एक तरह से लड़के की कीमत चुकाने का तरीका है, पैसे से नहीं बल्कि मेहनत से। और इसमें एक खास बात यह है कि सेवा अवधि के दौरान पुरुष महिला के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकता। अच्छा। सेवा की शर्तें और अवधि अलग अलग जनजातियों में अलग अलग होती हैं। गॉन्ड्स, बाइगास जैसी जनजातियों में ये पाया जाता है। फिर आता है मैरिज बाय एक्सचेंज यानी विनिमय विवाह। ये काफी सीधा साधा और प्रैक्टिकल तरीका लगता है। दो परिवार आपस में बेटियों और बेटों का आदान प्रदान एक्सचेंज कर लेते हैं। इससे किसी भी पक्ष को वधू मूल्य देने की जरूरत नहीं पड़ती। स्रोत कहता है कि ये भारतीय जनजातियों में काफी आम है और केरल के उरालिस, बस्तर के मुरिया गॉन्ड्स और बैगा, आंध्र प्रदेश के कोया और सौरा जैसी जनजातियों का जिक्र करता है। ये दिखाता है कि आर्थिक बोझ कम करना भी शादी के तरीकों को प्रभावित करता है। सातवां तरीका तो बहुत जाना पहचाना लगेगा, मैरिज बाय इलोपमेंट यानी सहपलायन विवाह। जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले राजी नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं, है ना? बिल्कुल, दोनों गांव से भाग जाते हैं। कुछ समय बाद जब वे वापस आते हैं तो समाज उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। स्रोत बताता है कि झारखंड की हो जनजाति में इसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। ये आजकल के उन प्रेम विवाहों जैसा है जहां परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर युवा शादी कर लेते हैं, बस यहां भागने के बाद सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। और आखिरी आठवां तरीका, जो शायद सबसे अनोखा और महिला के इनिशिएटिव को दिखाता है, मैरिज बाय इंट्रूजन यानी अनुप्रवेश विवाह। ये तब होता है जब पुरुष महिला से अंतरंग संबंध, इंटीमेट रिलेशन बना लेता है, शादी का वादा करता है, लेकिन फिर टालमटोल करने लगता है। तो महिला हार नहीं मानती, वो खुद पहल करके पुरुष की झोंपड़ी में घुस जाती है और वहां डेरा डाल लेती है, एक कोने में अपना ठिकाना बना लेती है, जैसे कोई धरना दे रही हो। अरे वाह, ये तो गजब है। मतलब पूरी हिम्मत वाला काम। हाँ, स्रोत कहता है कि इस दौरान पुरुष के घर वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि पीटते भी हैं। ओहो। लेकिन अगर महिला ये सब अपमान और तकलीफ सह लेती है तो आखिरकार वो जीत जाती है। पड़ोसी और समुदाय के लोग पुरुष पर दबाव डालते हैं कि वो उससे शादी करे। स्रोत बताता है कि ओराउंस जनजाति में इसे निर्बुलोक
और हो जनजाति में इसे अनादर कहते हैं। ये महिला के दृढ़ निश्चय और सामाजिक दबाव के इस्तेमाल का एक जबरदस्त उदाहरण है। वाकई ये 8 तरीके दिखाते हैं कि शादी की कितनी अलग-अलग सामाजिक अभिव्यक्तियां, सोशल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, जो स्थानीय रिवाजों, आर्थिक स्थितियों और शायद पावर डायनामिक्स पर निर्भर करती हैं। अब चर्चा के अगले हिस्से पर आते हैं, विवाह की बदलती प्रवृत्तियां और भविष्य, चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ मैरिज एंड इट्स फ्यूचर, खासकर हिंदू समाज के संदर्भ में, जैसा कि स्रोत बताता है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये हमारी आज की जिंदगी से ज्यादा जुड़ा है। स्रोत कहता है कि प्राचीन वैदिक काल से हिंदू विवाह को एक पवित्र कर्तव्य, सेक्रेड ड्यूटी माना गया है, एक धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी, एक संस्कार, सैक्रेमेंट। माता पिता के लिए अपने बच्चों, खासकर बेटियों की शादी करवाना एक बहुत बड़ा कर्तव्य रहा है। और इसी गहरे पारंपरिक नजरिए, डीप रूटेड ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव के कारण आज़ादी के बाद मॉडर्नाइजेशन, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, शिक्षा के प्रभाव से जो नए मैरिज पैटर्न्स उभर रहे हैं, उन्हें पचाना, स्वीकार करना पुरानी पीढ़ी के लिए, खासकर माता पिता के लिए मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि मूल्य खत्म हो रहे हैं, परंपरा टूट रही है। पर ये बदलाव आ क्यों रहे हैं? स्रोत इसके कई कारण गिनाता है, जैसे कमाई के नए तरीके, न्यू वेज ऑफ अर्निंग, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है, शिक्षा का प्रसार, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, खासकर महिलाओं की शिक्षा, जिसने उनकी सोच और अपेक्षाओं को बदला है, परिवहन और संचार के आधुनिक साधन, मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसने दुनिया छोटी कर दी है और लोगों का मिलना जुलना आसान कर दिया है, नए कानून, लेजिस्लेटिव एक्शन, जैसे शादी की उम्र बढ़ाने या तलाक को मान्यता देने वाले कानून, और महिलाओं के लिए बढ़ते रोजगार के अवसर, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, जिससे उनकी भूमिका सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक स्ट्रक्चरल चेंज ला रहे हैं। स्रोत कहता है कि इन बदलावों का पूरा महत्व, फुल इम्पोर्टेंस या अंतिम नतीजा क्या होगा, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ दिशाएं, ट्रेंड्स तो साफ दिख रही हैं। जैसे सबसे पहला और सीधा दिखने वाला बदलाव है शादी की उम्र, एज ऑफ मैरिज में। हाँ, स्रोत याद दिलाता है कि पहले खासकर ऊंची जातियों में लड़कियों की शादी प्यूबर्टी से पहले करने का रिवाज था। इसके पीछे सोच थी महिला की पवित्रता, चैस्टिटी को बनाए रखना और लड़की को पिता के नियंत्रण से सीधे पति के नियंत्रण में सौंप देना। सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है आज। बिल्कुल। फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929, जिसे 1939 में अमेंड किया गया, आया, जिसने लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की। लेकिन स्रोत कहता है कि कानूनी रोक के बावजूद ग्रामीण भारत में बाल विवाह आज भी होते हैं। सच में? आज भी? हाँ, दूसरी तरफ शहरों में पढ़ी लिखी लड़कियां देर से शादी कर रही हैं, करियर बनाने के बाद, पर वहां भी एक सामाजिक दबाव है। स्रोत इशारा करता है कि 25 साल के बाद लड़की के लिए रिश्ते ढूंढना मुश्किल माना जाने लगता है। और शादी की उम्र बढ़ने के पीछे कई स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, जैसा स्रोत बताता है। जैसे लड़के सोचते हैं कि पहले करियर में सेटल हो जाएं, अच्छा कमाने लगें, तभी शादी करेंगे। पढ़ी लिखी कामकाजी लड़कियां भी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। फिर लड़कियों के लिए योग्य वर ढूंढने की परिवारों की जद्दोजहद, एजुकेशन, इनकम, स्टेटस सब मैचिंग होना चाहिए। हाँ, वो मैचिंग वाला प्रेशर बहुत होता है। बिल्कुल। हाइपरगेमी का चलन, यानी लड़की के परिवार से ऊंचे सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार में शादी करने की इच्छा, ये भी एक फैक्टर है। और हाँ, शादी के बढ़ते खर्चे और दहेज की मांगे भी देरी का कारण बनती हैं। ये सब हम अपने आसपास दोस्तों और रिश्तेदारों में रोज देखते हैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव है जीवन साथी के चुनाव, चॉइस ऑफ मैरिज पार्टनर की प्रक्रिया में। स्रोत इसे 3 पहलुओं से देखने को कहता है। पहला, चयन का क्षेत्र, फील्ड ऑफ सिलेक्शन, यानी किससे शादी हो सकती है, किससे नहीं। दूसरा, चयन करने वाला पक्ष, पार्टी टू सिलेक्शन, यानी चुनाव कौन करता है, व्यक्ति खुद या परिवार। और तीसरा, चयन के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, यानी किस आधार पर चुनाव होता है। चयन के क्षेत्र की बात करें तो एंडोगमी, मतलब अपनी जाति उपजाति धर्म में शादी, और एक्सोगमी, अपने गोत्र क्लैन निकट रिश्तेदारों के बाहर शादी के नियम आज भी बहुत मजबूत हैं। स्रोत साफ कहता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जैसे कानून हैं जो अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों की इजाजत देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जातिगत अंतर्विवाह, कास्ट एंडोगमी, आज भी समाज का एक कठोर सच, एक हार्ड फैक्ट है। हालांकि स्रोत ये भी मानता है कि कुछ बदलाव आ रहा है।
जैसे लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, माइग्रेशन, शहरों में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग साथ पढ़ते और काम करते हैं, एजुकेशन, कॉमन वर्क प्लेस। इससे अंतरजातीय विवाहों, इंटरकास्ट मैरिजेस को थोड़ा प्रोत्साहन मिला है, लेकिन ये अभी भी नॉर्म नहीं है, एक्सेप्शन ज्यादा है। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 ने निषिद्ध संबंधों, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की एक लिस्ट दी है, जो काफी हद तक जाति या गोत्र के पारंपरिक नियमों को बाईपास करती है। लेकिन साथ ही दक्षिण भारत में प्रचलित क्रॉस कजन विवाह जैसे कुछ स्थानीय रिवाजों को मान्यता भी देती है। ये दिखाता है कि कानून बनाते समय भी सामाजिक रिवाजों का ध्यान रखना पड़ता है। सही कहा। मुसलमानों में भी एंडोगेमस रूल्स काफी मजबूत हैं। स्रोत बताता है कि कुछ समुदायों में पिता के भाई की बेटी फर्स्ट कजिन से शादी करना लगभग अनिवार्य माना जाता है। शियाज और सुन्नीस के बीच शादियां कम होती हैं, और सुन्नीस के अंदर भी उपसमूह जैसे सैयद, शेख, मुगल, पठान अक्सर अपने ही समूह में शादी करते हैं। अब बात करते हैं कि चुनता कौन है। यहां भी बदलाव दिख रहा है। स्रोत कहता है कि पढ़े लिखे युवा, लड़के और लड़कियां दोनों, अब शादी के मामले में अपनी राय रखना चाहते हैं। उन्हें माता पिता की निगरानी में मिलने जुलने, चैपरॉन कोर्टशिप का थोड़ा मौका मिलने लगा है, लेकिन जीवन साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस अभी भी आम नहीं है। ज्यादातर शादियां अब भी अरेंज्ड ही होती हैं, या कम से कम माता पिता की मंजूरी, पेरेंटल अप्रूवल जरूरी मानी जाती है। हम देखते हैं ना, मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रोफाइल माँ बाप बनाते हैं, पहली बातचीत भी अक्सर वही करते हैं। हाँ बिल्कुल, डेटिंग एप्स हैं, लव मैरिजेस भी हो रही हैं, लेकिन परिवार का रोल अब भी सेंट्रल है। और इसी से जुड़ा है रोमांटिक लव का मुद्दा। स्रोत कहता है कि भारत में प्रेम विवाह का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हमारे महाकाव्यों, लोक कथाओं में गंधर्व विवाह जैसे जिक्र मिलते हैं, लेकिन ये हमेशा से असाधारण, एक्सेप्शनल रहा है, आम चलन नहीं। आज भी ज्यादातर माता पिता खुश नहीं होते जब बच्चे कहते हैं कि उन्हें अपनी पसंद से शादी करनी है। सही बात है। बॉलीवुड भले ही रोमांटिक लव को ग्लोरीफाई करे, असल जिंदगी में लव मैरिज करना आज भी एक संघर्ष हो सकता है, खासकर अगर वो इंटरकास्ट या इंटरफेथ हो। बिल्कुल। अगला महत्वपूर्ण बदलाव है डिवोर्स, तलाक को लेकर। पारंपरिक हिंदू अवधारणा में शादी एक अटूट बंधन था, तलाक की कोई गुंजाइश नहीं थी, कुछ निचली जातियों को छोड़कर जहां रिवाजों में छूट थी। इस्लामिक कानून में पति को तलाक का अधिकार था, पत्नी को सीमित। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने हिंदुओं के लिए भी कुछ शर्तों के तहत तलाक और न्यायिक अलगाव, जुडिशियल सेपरेशन को कानूनी मान्यता दी। लेकिन कानूनी मान्यता मिलने के बावजूद इसे सामाजिक स्वीकृति, जनरल एक्सेप्टेंस आसानी से नहीं मिली है। आज भी तलाक को खासकर महिलाओं के लिए एक स्टिग्मा या कलंक की तरह देखा जाता है। हालांकि स्रोत बताता है कि तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2000 तक अदालतों में 37 लाख मामले लंबित थे। यह आंकड़ा ही बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये दिखाता है कि लोग अब खराब रिश्तों में फंसे रहने के बजाय बाहर निकलने का रास्ता चुन रहे हैं। भले ही समाज का डर बना रहता है, नजरिया बदल रहा है, पर धीरे धीरे। और एक ऐसा मुद्दा जो कम होने के बजाय बढ़ता दिख रहा है, वो है डाउरी, दहेज। उफ हाँ। स्रोत कहता है कि ये प्रथा पुरानी है, खासकर उत्तर भारत की ऊंची जातियों में। लेकिन चिंता की बात यह है कि शिक्षा के बढ़ने और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 जैसे कानून होने के बावजूद ये कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। इसका एक कारण है कि जो जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठ रही हैं, अपवर्डली मोबाइल जातीज, वो भी इस प्रथा को अपना रही हैं। हाँ, और मध्यम वर्ग में दहेज की रकम, मॉनेटरी वैल्यू आसमान छू रही है। पहले शायद इसे बेटी के हिस्से, स्त्री धन के तौर पर देखा जाता था, पर अब ये साफ तौर पर वर मूल्य, परचेस प्राइस फॉर सन्स इन लॉ बन गया है। लड़की की पढ़ाई, नौकरी, स्टेटस के हिसाब से रेट तय होता है। बिल्कुल। इसका दबाव लड़की के परिवार पर कितना ज्यादा होता है ये हम सब जानते हैं, आसपास सुनते ही रहते हैं। और इसका सबसे घिनौना पहलू है इससे जुड़ी घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। स्रोत बताता है, और हम रोज खबरों में पढ़ते हैं, कि दहेज की मांग पूरी न होने पर बहुओं को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, जला दिया जाता है या आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ये कानून के बावजूद रुकी नहीं है। बहुत दुखद है ये। आखिर में स्रोत शादियों, वेडिंग्स के तौर तरीकों में बदलाव की भी बात करता है। कुछ बदलाव सकारात्मक हैं, जैसे बहुत लंबी चौड़ी कई दिनों तक चलने वाली रस्में,
एलैबोरेट रिचुअल्स कुछ कम हुई हैं, समारोह कुछ दिनों में सिमट गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ शादी का दिखावा और खर्चा, इंक्रीज्ड वेडिंग एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया है। बिग फैट इंडियन वेडिंग एक स्टेटस सिंबल बन गया है। हाँ, वो तो है। शहरों में शायद अब शादियां पहले की तरह पूरे रिश्तेदारी समूह, लार्ज किनशिप ग्रुप को जोड़ने का उतना काम नहीं करती। मेहमानों की लिस्ट छोटी हो गई है, लेकिन जो होता है वो बहुत शान शौकत वाला होता है। तो स्रोत कहता है कि शादियां आज भी धन और प्रतिष्ठा, वेल्थ एंड प्रेस्टीज के सार्वजनिक प्रदर्शन, पब्लिक डिस्प्ले का अवसर बनी हुई है और ज्यादातर पारंपरिक तरीके से ही होती हैं। तो इन सभी बदलावों और निरंतरताओं का अगर मूल्यांकन, असेसमेंट करें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब क्या निचोड़ निकलता है? स्रोत का निष्कर्ष काफी यथार्थवादी, रियलिस्टिक है। वो कहता है कि शादी एक बहुत जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसके रीति रिवाज, मोर्स एंड फोकवेज समाज में बहुत गहराई तक जमे हुए हैं। इसलिए इसमें बहुत तेजी से बड़े बदलावों की उम्मीद करना मुश्किल है। एक जुमला है ना, ट्रेडिशन डाइज हार्ड, परंपरा आसानी से नहीं जाती। बाल विवाह और बचपन में सगाई जैसी पारंपरिक प्रथाएं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, खासकर ग्रामीण भारत में अब भी जारी हैं। युवाओं को खुलकर मिलने जुलने, कोर्टशिप करने और शादी का फैसला खुद करने का अधिकार अभी भी समाज में पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। अरेंज मैरिजेस आज भी नॉर्म है और लड़कियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कास्ट इंडोगेमी का पालन सख्ती से होता है। अंतरधार्मिक विवाहों, इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ तो बहुत मजबूत सामाजिक दबाव, स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर है। कई बार हिंसा तक होती है। तलाक कानूनी होने के बावजूद मुश्किल और शर्मनाक, शेमफुल माना जाता है। विधवा पुनर्विवाह, रीमैरिज ऑफ विडोज के पक्ष में शायद ज्यादा लोग दिखें, पर असल में ऐसा करने वाले कम हैं। तो हाँ, बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी भी उतनी ही मजबूत है। एक तरह का द्वंद्व, टेंशन दिखता है परंपरा और आधुनिकता के बीच। तो ये थी भारत में विवाह के विभिन्न प्रकारों, आदिवासी समुदायों के अनोखे रिवाजों और बदलते सामाजिक चलन पर हमारी आज की गहरी चर्चा। हमने देखा कि कैसे सदियों पुरानी प्रथाएं आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं और कैसे शिक्षा, कानून और बदलते आर्थिक सामाजिक माहौल धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने को। जिस तेजी से तकनीक, खासकर सोशल मीडिया और ग्लोबल कल्चर हमारे रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में हम भारत में विवाह के कुछ और भी नए, शायद आज पूरी तरह से अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड रूप देखेंगे? जैसे पता नहीं, एआई कंपेनियन या वर्चुअल शादियां? अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। या फिर परंपरा और आधुनिकता के बीच का ये संघर्ष, ये तालमेल बिठाने की कोशिश ऐसी ही चलती रहेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारत में परिवार और विवाह पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।